जय जिन सभी को। जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। चलो के शुरू कीजिए भाभी, स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि आंटी अनम्यूट कर लीजिए। शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणां सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। करना योग ग्रंथराज की जय। हम लोग सब क्या जान रहे हैं कि जो हम कर्म बांधते हैं समय प्रबद्ध, एक समय प्रबद्ध जो कर्म बनता है वो किस तरह से उसकी निषेक रचना होती है, किस तरह से वो उदय में आता है, किस कितने कैसे कैसे निषेक फिर रहे हैं। इसके लिए हमें एक तो द्रव्य पता होना चाहिए कि प्रति समय हम कितना द्रव्य बांध रहे हैं, कितनी स्थिति का बांध रहे हैं, उसमें कितनी गुणहानि पड़ रही है। गुण और निषेकाहार क्या है? निषेकाहार को निषेका छेद भी कहते हैं। कहीं सुनने को आपको मिलेगा तो आपको लगेगा सुना हुआ नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि निषेका छेद भी कहते हैं निषेकाहार को। नाना गुणहानि को दल सलाका भी कहते हैं। तो और गुणहानि आयाम और अन्योन्यभ्यस्त राशि, इतनी चीज की हमें इस प्रति समय जो कर्म बांध रहे हैं वो किस तरह से उदय में आ रहे हैं, इनको जानने के लिए हमें ये 6 चीज की जरूरत होती है जिससे हम जान पाते हैं। तो इसमें हमने द्रव्य क्या माना? 6300। एक समय में किसी जीव ने 6300 परमाणु बांधे। ये अपने 6 उपसम में हम लोग रखेंगे कि परमाणु अनंत हम एक समय में बांधते हैं। क्योंकि यहाँ समझने की बात है इसलिए 6300 माना गया है। हमने माना कि उसकी स्थिति कितनी पड़ रही है। वास्तव में तो उसकी स्थिति 52 समय की ली जाती है, क्योंकि 4 समय अबाधा में छोड़ दिया जाता है। तो उसकी स्थिति कितनी बांध रहे हैं? 52 समय की। 4 समय उसका जब हम निषेक रचना होती है तो अबाधा काल के बाद होती है, तो 4 समय अबाधा माना जाएगा। तो स्थिति कितनी पड़ रही है जिसमें निषेक रचना होगी? 48 समय की। गुणहानि आयाम, जो एक गुणहानि जितनी लंबी चलती है उसमें जितना समय लगता है उसको गुणहानि आयाम कहते हैं। ये एक गुणहानि हम कैसे समझें? जहां तक एक समान चय होता है। चय यानी घटता हुआ द्रव्य खिरता है। जैसे मान लीजिए इस उदाहरण से के बाहर से समझा रहे हैं कि किसी समय में 500 द्रव्य खीरा, उसके बाद वाले में 475, उसके बाद वाले में 450, उसके बाद वाले में 425। एक जैसे चय के जैसे जब तक द्रव्य खिरता है तब तक उतने समय की जितने समय तक वो खिरता है, इस तरह से उसको एक गुणहानि कहते हैं। अपने इस उदाहरण में 8 समय तक एक एक चय चल रहा है, इसलिए 8 समय की एक गुणहानि हो गई। और चूंकि 48 मिनट 48 समय का कर्म बंधा है, 8 समय एक गुणहानि में लग रहा है, तो उस 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे 48 को तो 6 आएगा। यानी वैसी गुणहानि एक जैसी चय जैसे चलने वाली गुणहानि कितनी हो रही है? तो 6 हो रही है। इस 6 गुणहानि को नाना गुणहानि
अथवा दल शलाका भी कहते हैं। फिर निषेकाहार किसे कहते हैं? तो गुणहानि आयाम को 2 से मल्टीप्लाई करने से निषेकाहार निकलता है। 2 आयाम हमको पता चल गया है। एक गुणहानि में जो समय लग रहा है उसको आयाम कहते हैं। गुणहानि आयाम माने उस एक गुणहानि की लंबाई कितनी है, एक गुणहानि कितने समय तक हो रही है, उसको गुणहानि आयाम कहते हैं। तो वो 8 समय की, चूंकि 8 समय तक एक समान चय चल रहा है तो 8 समय गुणहानि आयाम हुआ। निषेकाहार निकालने की विधि क्या है? गुणहानि आयाम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गुणहानि हो जाता है। अन्योन्य व्यस्त राशि किसे कहते हैं? तो जो नाना गुणहानि है, नाना गुणहानि कितनी है यहाँ पर? 6 है। 6 तो जितनी नाना गुणहानि हो 2 की संख्या रख करके उतनी बार मल्टीप्लाई करने से अन्योन्य व्यस्त राशि आती है। ये हम कहाँ कर रहे हैं? सब अपने 6300 समय प्रबद्ध माने हैं उसमें कर रहे हैं। जहाँ एक्चुअल है वहाँ कुछ चीजें तो एक जैसे ही होती है। जैसे एक्चुअल में भी जो पहली गुणहानि होती है वो 8 समय की ही होती है। नाना गुणहानि बदल जाती है, क्योंकि मान लीजिए द्रव्य अगर ज्यादा बांधे हैं, चाहे बार बार बदल रहा है तो नाना गुणहानि बदल सकती है, बहुत हो सकती है। लेकिन गुणहानि आयाम एक्चुअल में जो पल्य के संख्यात्मक विभाग वगैरह से जो गणित चलता है उसमें भी गुणहानि आयाम 8 ही रहता है। और उसमें क्या रहता है? अन्योन्य व्यस्त राशि भी निकालने का तरीका यही रहता है। 2 गुना वहां चूंकि 2 को पल्य के असंख्यात में भाग मल्टीप्लाई करने का चलता है। यहाँ चूंकि आयाम उतना ही बड़ा रहता है, नाना गुणहानि उतनी ही, जितनी ज्यादा गुणहानि होगी उतना ज्यादा अन्योन्य व्यस्त राशि बढ़ती जाएगी, क्योंकि नाना गुणहानि के जितने ही हमको 2 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ नाना गुणहानि 6 है तो 2 को हमने 6 बार 2 6 बार मांडा तो 64 आया, यानी अन्योन्य व्यस्त राशि कितनी हुई? 64 हुई। अब चय कैसे निकालें? तो चय निकालने की विधि है कुल द्रव्य, मतलब जिस गुणहानि, इसके पहले हम ये समझते हैं कि द्रव्य कैसे निकलेगा। अंतिम गुणहानि का द्रव्य निकालने का फॉर्मूला क्या है? सर्वद्रव्य। सर्वद्रव्य से मतलब 6300 परमाणु जो हम बांध रहे हैं उसमें कहते हैं किससे भाग दो? अन्योन्य व्यस्त राशि को -1 से भाग दो। तो 64 - 1, 6300 बाई 64 - 1 मैंने भेजा है, ये निकाल लिए होंगे आप लोग। तो 6300 बाई 6300 यानी 100। ये किसका आया? ये जो परमाणु आए उदय में आने वाले, ये सबसे अंतिम वर्गणा के अंतिम गुणहानि के आए। अंतिम 6300 को जो प्रत्येक गुणहानि में बांटा जा रहा है कि कितना कितना द्रव्य प्रत्येक गुणहानि में आएगा, ये अंतिम गुणहानि का द्रव्य, अंतिम गुणहानि के समय का द्रव्य नहीं है, अंतिम गुणहानि में कितना द्रव्य उदय में आएगा वो है। और फिर इस आचार्य कहते हैं कि जितनी गुणहानि है उसको डबल डबल करते जाओ। तो छठी गुणहानि का 100 है, पांचवी का 200 हो जाएगा, चौथी का 400 हो जाएगा, तीसरी का 800 हो जाएगा, दूसरी का 1600 हो जाएगा और पहली का 3200 हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि पहली गुणहानि में 8 समय में 3200 कर्म परमाणु उदय में आके क्षय को प्राप्त होंगे, ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है कि भाई 3200 आपने बता तो दिया, लेकिन 3200 को 8 समय में खिराना है तो किस रूप से खिरेगा, कैसे खिरेगा? तो इसके लिए हमें सबसे पहले, चूंकि हमको गुणहानि क्रम से द्रव्य खिर रहा है, हानि रूप होकर के, गोपुच्छ एक चित्र मैंने भेजा है, आप लोग निकाल सकते हैं, तुम हाईलाइट कर आंटी सकते मैं हो। शेयर करूँ क्या? हाँ तुम शेयर कर दो तो वो त्रिकोण वाला हाँ इसमें देखिए, जैसे हम लोगों ने कोई कर्म बांधा तो ये नीचे देखिए, नीचे जो है ये तो अबाधा है 3000 समय की, ये इस फॉर्मूले से नहीं चल रहा, इतनी ये अबाधा पड़ गई। उसके बाद एक समय में
स्थिति कितनी पड़ी है, ये 48 मिनट की स्थिति ये दिखा रहे हैं त्रिकोण की रचना में। तो पहले एक समय की स्थिति है, उसमें 512 निषेक लिखे हुए हैं, 512 निषेक खत्म हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जैसे गाय की पूंछ ऊपर मोटी रहती है, नीचे आते आते एकदम पतली हो जाती है, तो इसी तरह से गो पूछाकार से ये निषेक खिल रहे हैं। 512, फिर इससे कम, 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 फिर लास्ट में 9 बच जाते हैं। हम टेबल में देख चुके हैं, छठी गुणहानि का अंतिम जो समय का द्रव्य है वो 9 है। तो ये 512 से शुरू होते होते बाद में 9 खिरते हैं। ये गो पूछाकार, गाय की पूंछ के हिसाब के, जैसे गाय की पूंछ ऊपर मोटी, नीचे आते आते एकदम फुनगी जैसी हो जाती है, तो उस हिसाब से ये निषेक खिरते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ अंतिम निषेक और एक समय की स्थिति, यानी ये जो नीचे है ये एक समय की स्थिति वाले द्रव्य हैं जो 512 खिर रहे हैं। इस तरह से ये इसी के लिए ये चित्र है। तो हमें ये तो पता चल गया कि 3200 निषेक पहली गुणहानि में खिरेगा। खिरेगा कैसे, कितने कितने समय से खिरेगा, तो उसके लिए हमको क्या पता करना होगा, चय पता करना होगा। अब चय कैसे पता, इसको हटा दो हनी। अब चय कैसे निकालेंगे, फार्मूला भेजा है मैंने। कुल जिस 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 गुणहानि का चय निकालना, हमारे पास 6 गुणहानि है। एक में 3200 द्रव्य है, एक में 1600 है, एक में 800 है, एक में 400 है, एक में 200 है, एक में 100 है। हमको जिस गुणहानि का द्रव्य निकालना हो उसी का कुल द्रव्य लेंगे। जैसे मान लीजिए हम पहली गुणहानि का निकाल रहे हैं, आयाम को जोड़ना है और 1 जोड़ना है, उसको 2 से भाग देके जो आएगा उसको आयाम से गुना करना है। तो हमारा फिर नीचे लिखे हैं 3200, पहली गुणहानि का द्रव्य कितना है 3200, नीचे आयाम कितना है 8 है। फिर ब्रैकेट के अंदर निषेकाहार हमारा 2 गुना आयाम होता है यानी 16 है, फिर उसमें आयाम को जोड़ना है यानी 8 जोड़ दिए, और 1 जोड़ना है और 1 जोड़ दिए, ब्रैकेट बंद कर दिए, उसको 2 से भाग देना है। अब फिर 3208 को हमने 2 से काट दिया, 4 आया, ब्रैकेट के अंदर 16 8 24 1 25 आया, 25 लिख दिए। अब यहाँ 3200 बटे 100 आया, 100 से भाग दिए 32 आया। ये हमारा पहली गुणहानि का चय निकल गया। ये जो निकला हमारी पहली गुणहानि का, ये देखिए यहाँ पर चय निकालना, कुल द्रव्य, कुल द्रव्य के बगल में हम लिखना भूल गए, जिस भी गुणहानि का निकालना हो उस गुणहानि का कुल द्रव्य। ऐसे तो 6300 है, पर हमको जिस गुणहानि का द्रव्य निकालना हो वो लिखना है। नीचे उसको लाइन देके उसके नीचे क्या है, आयाम, आयाम के बाद में ब्रैकेट में निषेकाहार प्लस आयाम प्लस 1 ब्रैकेट बंद, उसको 2 से भाग देना है। अब हमको मान लीजिए पहली गुणहानि का, अगर दूसरी का निकालना हो तो भी यही होगा, दूसरी का निकालना होगा तो 3200 की जगह हम 16 दे देंगे, है ना। गुणहानि आयाम तो वही रहेगा, निषेकाहार वही रहेगा, फिर आयाम वही रहेगा, 1 जोड़ना ही है, नीचे का पोर्शन तो वही का वही रहेगा। बदलेगा क्या, ऊपर जो गुणहानि का द्रव्य है 3200, अगर हम दूसरी गुणहानि का निकाल रहे हैं तो 1600 लिखना होगा, तीसरी गुणहानि का निकाल रहे हैं तो 800 लिखना होगा, चौथी गुणहानि का निकाल रहे हैं चय, क्या चीज निकाल रहे हैं हम लोग, चय। चय मतलब कितने घटते घटते परमाणु उदय में आके खीरेंगे, इसलिए हम चय निकाल रहे हैं। ये 3200 को नीचे फिर आए, 2 नीचे था तो उसको चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ कट जाएगा तो 4 हो गया, अंदर ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या है उसको जोड़ने से 25 हो गया। चूंकि ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर जो संख्या रहती है आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 25 चौका 100 हो गया, 3200 बटे 100 इसका कट जाएगा और 32 बचेगा। तो ये पहली गुणहानि का हमको चय मिल गया। मान लीजिए दूसरी गुणहानि का निकालना हो तो यहाँ 3200 की जगह हम लिख देंगे 1600, ठीक है, यहाँ भी 1600 लिख देंगे, यहाँ 1600 लिखेंगे, 1600 बटे 100 तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि नीचे की जो क्रिया है, नीचे का जो कार्य है वो वही का वही रहेगा, तो नीचे 100 का 100 आएगा, ऊपर 1600 है, 1600 में 100 कट जाएगा, 16 आएगा, 1600 में 100 से भाग देंगे तो 16 आएगा। तो हमको पता चल गया कि दूसरी गुणहानि का चय कितना है, 16 है। अब चय तो पता चल गया, अब हम
गुणहानि में जो पहला द्रव्य पहला समय है, क्योंकि चय पता चल गया तो हम दूसरे समय का तीसरे समय का द्रव्य निकाल लेंगे, लेकिन हमको पहले पता तो हो, कोई भी चाहे सबसे पहले वाला समय का चाहे सबसे अंतिम वाले समय का, किसी भी एक समय का हमको द्रव्य मालूम होगा तो हम अगला निकाल लेंगे। पहले समय का मालूम होगा तो घटा के आगे का द्रव्य पता चल जाएगा। अंतिम समय का अगर मान लीजिए जैसे 3200 में हमको 288 निकल जाता है तो उसमें हम क्या करेंगे, 32 जोड़ते चले जाएंगे। और हमको अगर 512 पता चल जाता है तो उसमें से 32 घटा के लिखते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं बीच में फिर पूछती हूँ। अब नीचे इसी में देखिए लिखा है प्रथम अंतिम गुणहानि का द्रव्य। अंतिम गुणहानि का द्रव्य पहले निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? सर्वद्रव्य। यहाँ सर्वद्रव्य मतलब 6300। अन्योन्य व्यस्त राशि हमको पता है 64 है, निकाल चुके हम, -1। 6300 बटे 64 -1, 6300 बटे 6300। ये किसका निकला? अंतिम गुणहानि का द्रव्य निकला। अंतिम गुणहानि का द्रव्य निकल के, ये हम अभी भी पहले बता चुके, इससे क्या सारी गुणहानि का द्रव्य निकल गया। ये सारी गुणहानि का द्रव्य निकला है, समयवर्ती द्रव्य नहीं निकला है। अब कैसे पता चलेगा कि, अब देखिए नीचे एकदम नीचे देखिए, पहली गुणहानि में पहले समय का द्रव्य कैसे निकालेंगे? तो कह रहे हैं निषेका हार को चय से मल्टीप्लाई कर दो। निषेका हार को चय से मल्टीप्लाई कर दो। हम निषेका हार को जिस भी गुणहानि का निकालना चाह रहे हैं उसके चय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पहला समय का द्रव्य आ जाएगा। अब हम पहले पता करते हैं पहली गुणहानि का पहले समय का द्रव्य। निषेका हार 16 मालूम है, 2 को गुणहानि आयाम से मल्टीप्लाई करते हैं तो निषेका हार होता है। तो गुणहानि आयाम 8 था, 2 से गुना करे तो निषेका हार 16 हो गया। 16 को हमको किससे गुना करना है? चय से। हमने अभी ऊपर चय निकाला, 3200 बटे 100 में 32 आया था पहली गुणहानि का, 32 से मल्टीप्लाई करे। अब 16 गुना 32 = 512। ये क्या आ गया? पहली गुणहानि का पहले समय का द्रव्य। अब हमको ये पता चल गया, अब हमको चय भी पता चल गया, तो हम 32 माइनस करते हुए 8 समय तक ले आएंगे। अगर मान लीजिए हमको दूसरी गुणहानि का पता करना हो तो निषेका हार इंटू दूसरी गुणहानि का चय कितना है? 16 है ना। दूसरी गुणहानि का भी ऊपर निकाले थे ना, यहाँ पर जहाँ पर 3200 बटे 4 गुना मल्टीप्लाई जो यहाँ पर है 32 कुल द्रव्य आयाम गुना निषेका हार प्लस आयाम प्लस 1 बटे 2। तो यहाँ पर हमने कहा था कि भाई जिस गुणहानि का द्रव्य निकालना हो, यहाँ पर हमको पहली गुणहानि का निकालना था तो 3200 लिखे। हमको दूसरी गुणहानि का निकालना है तो दूसरी गुणहानि का कुल द्रव्य कितना है? 1600 है। 1600 में तो 16 आ जाएगा। तीसरी गुणहानि का कुल द्रव्य कितना है? 800 है। तो यहाँ 800 लिखेंगे तो तीसरी गुणहानि का चय कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब उसी चय को जब हम निषेका हार से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस गुणहानि का पहले समय का द्रव्य पता चल जाएगा। अब जैसे दूसरी गुणहानि है, उसका निषेका हार तो सबका एक जैसा ही है 16, उसका चय कितना है? 16। तो 16 × 16 16 × 16 256 है ना 256 ये निकल गया। अब तीसरी गुणहानि का चय कितना? 8 है। निषेका हार से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 8 128। तो देखिए तीसरी गुणहानि का जो पहले समय का जो द्रव्य है 128 आ गया। और चूंकि हमको चय मालूम है तो हम दूसरे समय का निकालते चले जाएंगे। ये क्रिया यहाँ तक समझ में आई क्या किसी को? ललिता जी, एक सवाल पूछना है। जैसे आप बार बार चय निकाल रहे हो तो बार बार आपने तो आधा आधा कर दिया, 32 का 16 8 4, तो बार बार निकालने का जरूरत थोड़ी आधा आधा होने से नहीं होगा? आधा आधा क्यों हुआ? जैसे आधा आधा यदि इस तरह से चय निकालने से निकलता है, इस तरह से चय की चय का फॉर्मूला ये हो गया कि जिस गुणहानि को का निकालना है गुणहानि ऊपर लिख दीजिए, नीचे ये फॉर्मूला लिख दीजिए, तो ये आपका चय होगा। तो हमेशा आधा ही आएगा क्या? हमेशा आधा आधा ही यहाँ आएगा? पर जो व्यवस्था है कर्म उदय के निषेक में, इसकी व्यवस्था अलग चलती है। बाकी जगह कर्म कांड में और बहुत जगह गुणहानि वृद्धि आती है,
वहां पर व्यवस्था दूसरी चलती है, यहाँ पर यही व्यवस्था चलती है। अच्छा, दूसरी बात ये पूछनी थी, ये जो 3200 आया है, जैसे कर्म परमाणु तो 6300 थे, तो 6300 में अपन ने पहला जो 3200 आया है वो कैसे आया? आपको जैसे हमने निकाला देखिए, वो लास्ट वाले से यदि अपन देखिए, करते नहीं, हैं, ऊपर देखिए, लास्ट पेज वाले में से, देखिए, यहाँ पर अंतिम गुणहानि का द्रव्य दिखाई दे रहा है। अंतिम गुणहानि हाँ। का द्रव्य, अंतिम गुणहानि का द्रव्य कैसे निकला? सर्व ऊपर में सर्व, हमको सब मालूम है कि हम कितने परमाणु है, 6300। तो सर्व द्रव्य में किससे भाग देना है? अन्योन्य व्यस्त राशि -1 से भाग देना है। तो सर्व द्रव्य 6300 था, नीचे अन्योन्य व्यस्त राशि हमारे पास 64 है, उसमें से -1 कर दिए तो 63 आया। अब 6300 बटे 63 यानी 100, ये अंतिम गुणहानि आ गई। और हमको ये मालूम है कि गुणित होते हुए खिल रहा है, द्रव्य जो खिल रहा है वो कैसे खिल रहा? गुणित होते हुए। तो चूंकि ये अंतिम गुणहानि का द्रव्य पता चला है, तो इसको हम गुना करते हुए बढ़ाते जाएंगे। 100 का 200 करेंगे, 200 का 400 कर दिए, 400 का 800 कर दिया, 800 का 1600 कर दिया, 1600 का 3200 कर दिए। ये 2 से जो मल्टीप्लाई होता है, इसको कहा जाता है गुणित होते हुए, है ना। जैसे मान लीजिए जोड़ करके अगर कोई चीज कहते हैं तो उसमें कहते हैं संख्यात वृद्धि, संख्यात वृद्धि, ऐसे कहा जाता है। लेकिन जहां पर गुणित होते हुए होता है, वहां पर कहा जाता है गुणित होते हुए क्रम से वृद्धि हो रही है, क्योंकि 2 से गुणित होते हुए वृद्धि हो रही है। क्योंकि गुणहानि का अच्छा। बात है, अंतिम गुणहानि का द्रव्य हमको पता चला है, तो उससे हमको गुना करना। अगर पहली गुणहानि का पता चलता तो भाग देते हुए आता है ना, गुणहानि क्रम से हो जाता, गुणहानि क्रम हो जाता। ये चूंकि गुण वृद्धि क्रम से जा रहा, 100 का 200 हुआ, 200 का 400 हुआ, 400 का 800, 800 का 1600 और 3200। अब ये 3200 8 समय की मिला हमारे पास, तभी 8 नहीं समय हम ललिता कैसे जी, ये बोल रही हूँ, बांटेंगे? एक मिनट, आपने बोला कि अंतिम गुणहानि का द्रव्य 100 है ना? तो 100 तो अपन को तभी पता चला जब पहला 3200 है, तो उसको करते करते अंतिम में आए तब 100 पता चला ना? नहीं नहीं, तब 3200 नहीं नहीं, 3200 की कहाँ जरूरत पड़ रही है? शुरू में 3200 है, उसी को कम ना किए, ना तभी तो नहीं गुणहानि का समय नहीं निकला नहीं 8। नहीं, एक मिनट ना 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 ना, गुणहानि तो वो चीज तो हमको पहले पता चल रही है। गुणहानि ये तो समझाने के लिए आप लोग को बताया गया कि जहां तक चय एक जैसे आ रहा है, वहां तक आप एक गुणहानि समझिए, ये समझाने के लिए। सबसे पहले हमको द्रव्य मालूम है, ठीक है, 6300। हमको ये मालूम है 48 मिनट की स्थिति बन रही है, इतना मालूम है। इतना हमको मालूम है कि नाना गुणहानि हमारा, नाना गुणहानि जो बट रहा है, समय बांधा हुआ द्रव्य बट रहा है, वो 6 गुणहानि में, नाना गुणहानि में 6 में बट रहा है, और 8 समय की स्थिति पड़ रही है। ये हमको इतना पता चलता है। उसके बाद हम इसमें द्रव्य निकालना चालू करते हैं, अन्योन्य व्यस्त राशि निकल जाती है। इतनी चीज पता रहने से ही हमको गुणहानि आयाम का भी पता चल गया, नाना गुणहानि का भी पता चल गया। अब हमको निकालना क्या रहता है? हमको निकालना रहता है चय। बाकी सब चीज पता है हमारे पास, हमको चय नहीं पता, चय निकालना पड़ता है। और ये हमको नहीं पता है कि जो 6300 परमाणु 8 समय में 6 गुणहानि में खिल रहा, तो 6 गुणहानि को कितना कितना मिल रहा है, ये हमको नहीं पता, ये निकालना पड़ता है। फिर इसके बाद हमको ये निकालना पड़ता है कि एक समय में जितना द्रव्य खिल रहा है एक गुणहानि में, उसमें पहले समय में कितना द्रव्य खिल रहा है। तो ये 3 चीज हमको निकालनी रहती है, बाकी चीज हमको पता रहता है। हाँ, जो जो ये 6 गुण ये हुई है, जो 6 नाना गुणहानि हुई है, ये तो 6 नाना गुणहानि 3200 के कारण से ही तो हुई है ना? कि 6 नाना गुणहानि कैसे हुई? मतलब 6 बार अपन ने ये किए, वो तो आगे बढ़ भी सकती है यदि ज्यादा द्रव्य हो तो। 6 की जगह 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है हाँ, ना? तो इसीलिए कहा गया ना कि तो जैसे ये 3200 के कारण 6 हुई है, और यदि 3200 की जगह ज्यादा होती तो ज्यादा हो जाती। नहीं तो नहीं, 3200 के कारण नहीं हुई। अच्छा, 3200 से कोई लेना देना, 3200 तो हमको मालूम ही नहीं है ना, 3200 तो हम बाद में निकाल रहे हैं। जो चीज हमको मालूम नहीं है उससे हम कोई चीज टेबल नहीं बना सकते। हमको मालूम क्या है कि मेरे पास 6300 द्रव्य है, हमको ये मालूम है कि 48 मिनट की स्थिति वाला मेरे बंधा है द्रव्य। ये पता चल रहा है कि 8 समय में वो द्रव्य खिल रहा है। तो 8 समय में जो द्रव्य खिलेगा, 48 मिनट की स्थिति है, तो 48 को जब 8 से भाग देंगे, नाना गुणहानि कैसे निकलेगी? ये आपको बोले ना कि 8 है ना, एक्चुअल में भी यही है। एक्चुअल गणित जो है, जो जहाँ पल और ये सब लेंगे, वहां पर भी ये 8 ही है।
और स्थिति भी वहां पता, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी 20 कोड़ा कोड़ी, ये स्थिति भी मालूम रहती है। तो स्थिति में क्या करते हैं, इसका भाग दे देते हैं, क्या नाम है सो आपका 8 समय का, गुणहानी आयाम। 8 हाँ, समय का गुणहानी भाग आयाम का देंगे। हाँ, गुणहानी आयाम का भाग दे दिए, तो हमको फिर नाना गुणहानी पता चल गई, है ना। अच्छा। यहाँ 3200 से कुछ नहीं लेना देना, 3200 तो बाद में निकलेगा। यहाँ हाँ, ऊपर अपने को केवल छह चीजें पता रहती है। मतलब ये 8 का जो संख्या वो फिक्स है। 8 वो की फिक्स संख्या है। को अपन को हाँ, स्थिति में हाँ, भाग देंगे तो हाँ, नाना गुण हानि जितना आएगा उतना आ हाँ। जाएगा। अब पल्ले का, जैसे मान लीजिए हमने अनंत परमाणु बांधे, अनंत परमाणु बांधे, उसको 8, उसकी गुणहानी आयाम कितना पड़ेगा, तो 8 पड़ेगा। अब अनंत बटा 8, ठीक है, उतना आ गया हमारे पास, नाना गुणहानी आ गई। नाना गुणहानी आ गई तो हमको उसका निषेकाहार भी पता चल गया, क्योंकि निषेकाहार कैसे होता है, नाना गुणहानी इंटू 2, तो हमको निषेकाहार पता चल गया। और गुणहानी आयाम वैसे की वैसे रहती है। जब हमको ये पता चल गया तो फिर अन्योन्यभ्यस्त राशि भी नाना गुणहानी पता होने से चल गई, क्योंकि उतनी बार 2 2 2 2 मांडना है हमको, तो अन्योन्यभ्यस्त राशि भी पता चल गई। तो ये जो 6 चीजें हमको पता चल रही है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए पता चल जाती है। हमको निकालना क्या पड़ता है, चय निकालना पड़ता है। और जो द्रव्य हम बांटे, अनंत द्रव्य जो बांटे, 8 आयाम, 8 आयाम, 8 गुणहानी आयाम पता है हमको, लेकिन हमने जो द्रव्य बांधा है, अनंत द्रव्य, वो कितनी गुणहानी, कितना कितना द्रव्य प्रत्येक गुणहानी में आएगा, ये हमको पता करना रहता है। और क्या पता करना रहता है कि भाई ये घटता हुआ जो खिलेगा, तो उसका चय क्या है, कितना चय, मतलब कम होना, वृद्धि होना, दोनों को चय कहते हैं। यहाँ गुण हानि है, इसलिए यहाँ पर चय की हानि की बात है। तो कितना घटता हुआ खिलेगा, इसलिए हमको चय पता चलना चाहिए। और प्रत्येक गुण हानि जो हमने द्रव्य में स्थिति से भाग, गुण हानि आयाम से भाग दिया, तो कितनी गुण हानि बनी, उस गुण हानि में कितना कितना द्रव्य मिलेगा, और वो द्रव्य कितने कितने चय से खिलेगा, ये हमको 3 चीजों का पता करना रहता है। बाकी चीजें कर्म स्थिति में पता रहती है। एक दो तीन चीज पता रहती, 2-3 चीज उसका कार्य करने, जैसे 6300 पता रहता है, स्थिति 8 समय पता है, गुण हानि आयाम 8 पता है। अब गुण हानि आयाम आपको अगर पता है और आपको स्थिति पता है, तो आप नाना गुण हानि निकाल सकेंगे कि नहीं। कर्म की स्थिति हमको पता है कि मान लीजिए हमने 100 बरस बांधी, है ना, 100 में तो भाग नहीं लगेगा, चलो 104 बरस बांधी, 104 बरस की स्थिति बांधी, और हमको गुण हानि आयाम फिक्स हम बता रहे हैं कि 8 है, तो नाना गुण हानि कितनी होगी, 13 होगी। तो निकल गया ना, इससे ये अभी हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है, इससे ही निकल गया कि नाना गुण हानि 13 होगी। अब नाना गुण हानि अगर हमको पता चल गई, तो हम अन्योन्यभ्यस्त राशि निकाल सकते हैं कि नहीं। हाँ, 2 से 13 बार हाँ, गुना कर लेंगे। हाँ, या अन्योन्यभ्यस्त राशि भी निकल गई। तो हाँ, हाँ, और नाना गुण हानि आयाम हमको पता ही था, नाना गुण हानि अभी आप लोगों ने निकाल के बता ही दिया। इस, और चूंकि हम जान रहे हैं कि 8 समय का एक गुण हानि हो रही है, स्थिति हमने क्या नाम है 104 बरस की बांधी थी, तो हमारे पास ये भी आ गई कि 13 नाना गुण हानि 13 बनेगी, 13 बनेगी। 8 समय में 8 समय एक गुण हानि 8 समय की होगी। ये सारी चीज हमको पता चल गई। पता क्या नहीं चला कि जो हमने परमाणु बांधे हैं 10,000 20 अनंत, वो जो नाना गुण हानि 13 हुई, उन 13 नाना गुण हानि में कितना कितना द्रव्य जाएगा, ये हमको नहीं पता चला। इतनी चीजों से 6 चीज हम निकाल लिए। ये 6 चीज निकालने के बाद भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 13 गुण हानि जो बनी है, तो उन सब में कितना कितना द्रव्य जाएगा, गुण हानि रूप से जाएगा, ये समझ रहे हैं। कितना गुण हानि से कहाँ से शुरू करें, कितना दें, ये नहीं पता चल रहा। वो पता चल जाएगा तो फिर हमको ये नहीं पता चलेगा कि भाई एक एक समय, एक 8 समय जो गुण हानि आयाम है हमारे पास द्रव्य, तो हमको पता चल गया 13 से ये करके चय वो निकाल करके अंतिम गुण हानि निकाल करके सारा द्रव्य तो पता कर लिया। अब हमको ये नहीं पता चल रहा कि हमको 3200 द्रव्य तो मिल गया, लेकिन इस 3200 द्रव्य को हम कितना घटते हुए बांटे। अब हमको क्या पता करना होगा, चय पता करना होगा। तो फिर हम चय पता करेंगे।
अब चय भी पता चल गया, समुच्चय द्रव्य भी मिल गया कि 3200 है, ये भी पता चल गया कि 3200 चय है। ये भाई पहले समय का द्रव्य कितना है, ठीक है, पहले समय का आप बता दो तो हम 32 कम कम करते ले जाएंगे, लेकिन पहले समय में कितना द्रव्य आ रहा है, तो उसके लिए निकालना पड़ता है पहली गुणहानि का प्रथम समय का द्रव्य। उसी तरह से दूसरी गुणहानि का प्रथम समय का द्रव्य, तीसरी गुणहानि का प्रथम समय। यहाँ आधा आधा आप लोग को तो कल इजी करने के लिए बताए, समझाने के लिए हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। तो पहली गुणहानि का पहले समय का द्रव्य निकालने का है कि निषेकाहार इंटू चय। किसका चय? जिस गुणहानि को निकाल रहे हैं। दूसरी गुणहानि का निकाल रहे हैं तो उसके चय से मल्टी। निषेकाहार सब जगह एक जगह है, क्योंकि दो गुना आयाम होता है, तो 16 सब जगह, एक्चुअल में भी 16 है, ऐसे भी 16 है। तो उस निषेकाहार को आप चय से मल्टी, जिस गुणहानि को आपको निकालना हो, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, पांचवी का, पहले समय का द्रव्य। अब पहले समय का द्रव्य निकल जाएगा, आपको चय मालूम है, आप घटाते हुए 8वें समय में द्रव्य दे देंगे। समझ में आया कि नहीं भाई? कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ललिता जी 3200/4 ये ब्रैकेट में 25 करके ये 4 क्यों लिखा? ये देखिए जो 8 था ना, हनी दिखाओ तो बेटा तस्वीर, वो थोड़ा सा बड़ा कर, सब मैं कर सकती हूँ बड़ा था। ये देखिए यहाँ पर 8 है ना, ये हाँ 3200 बटे ये ब्रैकेट का चिन्ह जहाँ रहता है, आप तो पढ़ी हुई हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है हाँ ना। ब्रैकेट के अंदर के जो चीज रहती है, अगर यहाँ पर कुछ माइनस प्लस अगर नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। अब इसको हम अगर जोड़ते हैं 16, 8, 24, 25/2 आता, तो दो से हम 8 मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो 2 से 8 कट जाएगा ना, 4 हो जाएगा ना। नहीं समझे? नहीं समझे। 16, 8, 24 है, 25/2 हुआ ये तो। समझ गया, तो समझ 25/2 हुआ। जब आप ब्रैकेट, एक मिनट, जब आप ब्रैकेट हटाएंगी तो कैसे लिखेंगी? 8 गुना 25/2 लिखेंगे ना, हाँ ऐसे लिखेंगे ना। तो 8 गुना 25/2 है, तो 2 से 8 कट जाएगा ना, 2 चौका 8 आ जाएगा। हाँ हाँ, इससे इसको काट देंगे 4, तो 25 चौका 100 हो गया। इसका 25 तो वैसे 25/2 मतलब 12.5 हो गया ना, इंटू 8। हाँ 12.5 कैसे इंटू भी, 8। हाँ कैसे भी कर लीजिए आप, वैसे भी कर लीजिए। ये जब ब्रैकेट में कोई चीज रहती है ना, तो इसका मतलब होता है गुना। और गुना यहाँ पर प्लस माइनस रहने से तो नहीं कटता, लेकिन यहाँ गुना है, इसलिए 2 से ही कट गया, 4 आ गया, और ब्रैकेट के अंदर 25 है, और ये गुना होता है, तो 25 चौका 100 आ गया। अच्छा ठीक ठीक, आ गया। भूल गए, मैं सब भूल गए। हाँ मैं भूल गए तो बहुत नहीं सच्ची में भूल गए, ब्रैकेट और सब भूल गए। हाँ भूल गए इसीलिए। हम लोग को तो अभी तक दोहा याद है, का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुना करे धन जोड़िए ऋण को 2 घटाए। हम लोग को नहीं पढ़े कितना हुए प्रश्न ये। प्रश्न हम लोग इसी से सॉल्व कर लेते हैं, इसी दोहे से। सुनिए, 8 को तो 2 से दे दिए, 25 को फिर क्यों नहीं दिए? क्या? 25 ब्रैकेट में जो 25 है, बाहर 8 है, तो आप 2 से भाग 8 को तो दे दिए, 4 आ गया, 25 का 25 लिख दिए क्यों? नहीं तो आप 25 में भाग दे दीजिए, तो 8 में 8, आप 8 के बगल में हीरा जी मैथमेटिक्स का ये नियम है ना, 8 गुना 25/2 लिखिए। हम उतना विस्तार से नहीं लिखी, मैं सोची इतना तो सबको आ ही जाएगा। अब इसी को आप 8 गुना 25/2 लिखिए, तो एक ही बार तो काटेंगे ना। आप लिख के देखिए, उसको कॉपी में लिखिए, एक ही जगह करके लिखिए 8 गुना 25/2। तो ये ऊपर नीचे से काटेंगे तो एक ही बार तो 2 है ना, 2 बार कैसे काटेंगे आप? अच्छा हाँ ठीक गुना है ना, प्लस या माइनस नहीं है ना, गुना है। हाँ ठीक। नहीं काटते हैं तो 25 8 200, 200/2, 200 में 2 से भाग देंगे 100। आप उसको थोड़ा विस्तार से करके देख सकते हैं, मैं उतना विस्तार जान के नहीं करी कि लोग समझ जाएंगे। थोड़ा दिमाग बहुत बेवकूफ लोग हैं आपकी क्लास में, हम जैसे। मैंने सोचा कि नहीं होगा, इसलिए नहीं करी। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक का प्रोसेस सबको समझ में आ गया ना? आ गया दीदी, आ गया। किरण भाभी आप बोलिए, नहीं आई है क्या? आयु ललिता जी, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा नहीं भी आया। नहीं तो क्यों नहीं आया? समझना तो पड़ेगा, दिमाग को खोलना पड़ेगा। उसको ट्यूबलाइट से बल्ब बनाइए।
ललिता जी का आंटी एक बार म्यूट खोल लीजिए, वो नॉइज आ रहा था। 8 समय भी प्रज्यूम ही हो गया ना फिर। ललिता आंटी आप भी खोलिए अनम्यूट। रिशला जी समझ में आया कि नहीं? गर्दन हिलाइए सब। नहीं आया समझ में? अरे तेरी के। एक बार वापिस रिपीट करिए। हाँ कर रहे हैं। मंजू ललिता जी आपको? थोड़ा स्पीड धीरे बोलिए, बहुत फास्ट बोल रहे हैं ना, इतना लोगों अच्छा। को शब्दों का नया ज्ञान है ना, नए शब्द के लिए। ठीक है कुसुम जी। थोड़ा स्पीड धीरे बोलिए। एक मिनट में बोल रही हूँ ललिता जी। ये आपने 8 समय जो बताया ये तो प्रेज्यूम हो गया ना। 8 ललिता जी मेरे को जो समझ में आया मैं बताऊं क्या समझ में आया है? मेरे को सबसे पहले ये समझ में आया है कि जो गुण हानि आयाम है वो 8 समय फिक्स है। सही है। दूसरा समझ में आया है निषेकाहार जो है वो 8 × 2 फिक्स है 16 है ना। दूसरा ये फिक्स है। तीसरा ये फिक्स समझ में आया कि स्थिति 8 है वो पढ़ाया जा रहा है क्या? स्थिति जो रहेगी वो फिक्स है कि भाई स्थिति इतने समय के लिए बंद है, ये भी फिक्स है ना। चौथा है कि द्रव्य फिक्स है। स्थिति फिक्स नहीं है, ये सब फिक्स नहीं है। एक्चुअल जहाँ पर मतलब नहीं, यहाँ पर हम सारी चीज पर जूम करे हैं, है ना। यहाँ पर कोई फिक्स यही है कि मतलब बिना कुछ किए इतनी चीज हमको मालूम है, पहले से मालूम है। हाँ वही बात बोल रही हूँ। फिक्स तो नहीं है क्योंकि पर समय तो 8 फिक्स ही है कि 8 ही होएगा पूरा में। तो आयाम है जो है ना वो 8, भले राशि है ना अनंत राशि है, वो बात अलग है, वो 6300 नहीं अनंत है, परंतु वो राशि तो उतनी है ना। एक बार और फिर से समझा देती हूँ, सबको समझ में आए। सबको ध्यान से सुनिए, थोड़ा धीरे बोलती हूँ। इसमें हमने माना है एक समय में सिद्धों के अनंत गुणे और अभव्य के सिद्धों का अनंतमा भाग और अभव्य के अनंत गुणे कर्म बनते हैं। एक समय में कर्म कितने बनते हैं वो हमने समझने के लिए यहाँ पर उसकी राशि ली 6300, है ना। ये कोई बनते नहीं है इतने, हमने समझने के लिए कि उदय में आके कर्म कैसे खिरते हैं। गोप उच्छाकार खिरते हैं तो वो गोप उच्छाकार में कितने कितने प्रदेश एक एक समय में खिरते हैं। तो यहाँ माना गया कि मान लीजिए हमने 6300 कर्म परमाणु एक समय में बांधे, तो एक समय में कर्म परमाणु जो बनते हैं और उतने ही प्रति समय में खिरते हैं। तो वही खिरते हैं प्रति समय में, तो ये जो कर्म परमाणु बांधे थी कि कब कैसे कैसे कब खिरेंगे, तो 6300 हमने कर्म परमाणु बांधे। हर समय हम जो योग करते हैं कसाई भी उसके साथ रहती है तो स्थिति भी बनती है। तो 63 परमाणु हमने बांधे, हम हमारे परिणामों के द्वारा उसमें 48 समय की स्थिति पड़ी। स्थिति तो 52 समय की पड़ी है, 4 समय अबाधा में चला गया, वो यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। 4 समय अबाधा का काट करके उदय में आता है कर्म, इसलिए उस 4 समय को नहीं बताया जा रहा है। किताब में भी उस 4 समय को गौण कर दिया गया है। तो स्थिति कितनी पड़ी? 48 मिनट की। यहाँ ये सब है ना, मान के चला जा रहा है। ये कोई ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है, क्योंकि कोई भी कर्म अंतः कोड़ा कोड़ी से कम तो बंधता ही नहीं है। इसलिए एक्चुअल चीज नहीं, हम केवल समझने के लिए कि कैसे कर्म परमाणु हमारे उदय में आते हैं। तो हमने मान लिया कोई 6300 कर्म परमाणु बांधे किसी समय में, और उस कर्म परमाणु में स्थिति कितनी पड़ी? 48 मिनट की। 48 मिनट की स्थिति पड़ी। इसका मतलब क्या? वो बंधा हुआ कर्म 48 मिनट तक उदय में आएगा। कौन सा कर्म? वो 6300 परमाणु 48 मिनट तक उदय में आएंगे। तो भाई कैसे आएंगे? 48 मिनट तक किस हिसाब से आएंगे, कैसे कैसे आएंगे? एक समय में आते सारे तो 6300 बात, अब 48 मिनट मुंह से निकल रहा है। 48 समय में कैसे आएंगे, वो किस तरह से आएंगे, वो आचार्य हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि हमने 6300 कर्म परमाणु जो एक समय में बांधा, उसकी स्थिति हमने 48 समय की बांधी। 48 समय तक अपकर्षण हो, संक्रमण हो, कुछ भी हो, कर्म परमाणु 48 समय तक उदय में आएंगे।
भाई अपकर्षण उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण का क्या होता है, उससे थोड़े परमाणु इधर उधर हो जाते हैं। एक बात समझ के रखिएगा, उत्कर्षण इसका हो सकता है 48 मिनट की स्थिति को हम स्थिति और बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपकर्षण वगैरह जो होता है कितना भी हो 48 मिनट तक वो कर्म उदय में जरूर आएगा। ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए हमने बैंक से 1 करोड़ रुपया लिया और उसको कहा कि 20 साल में हम देंगे, उसकी एक किस्त बन गई। पहले 6 महीने 1 पैसा भी नहीं दिए, अब आधा काल निकल गया, 6 महीने के बाद किस्त बन गई, इतने इतने हजार रुपया हर महीने देना है। देना कितना है, 20 साल में। लेकिन 20 साल तक हम ऋणी हैं बैंक के, है ना। जब तक हमारा लास्ट प्रीमियम नहीं चुक जाएगा तब तक हम उसके ऋणी हैं। तो उसी तरह से लास्ट समय, हालांकि वो 48 समय वाला जो कर्म है प्रत्येक समय में अपना अपना खिल रहा है, लेकिन कहलाएगा कितना, 48 समय का, क्योंकि 48वें समय में जब पूरा खिल जाएगा तब कहलाएगा कि वो खत्म हुआ। जिस तरह से बैंक की प्रीमियम हम अंतिम जब दे देते हैं तब हम बैंक के कर्जे से उत्तीर्ण होते हैं। तो उसी तरह से जो कर्म हम बांध रखे हैं अंतिम समय का जो उदय में आके खत्म होगा, तब उस बंधे हुए कर्म से हम निश्चित मतलब छुटकारा मिलेगा, उसके पहले नहीं। हालांकि हर समय में उदय आ रहा कर्म, 48 समय में उदय आ रहा कर्म, प्रत्येक समय में उसके परमाणु खिल रहे हैं, लेकिन फिर भी 48 मिनट तक खत्म नहीं होगा। इसलिए उसकी सत्ता कहाँ तक बनी हुई है, 48 मिनट तक बनी हुई है। हर समय में खिलते हुए भी 48 मिनट तक उसकी सत्ता बन रखी है। जिस तरह से बैंक का हम हर महीने लोन चुकाते जा रहे हैं, चुकाते जा रहे हैं, लेकिन हमको ये बैंक नहीं कहता कि आप 1 करोड़ रुपया से आपका कम हो रहा, आप तो निश्चित खत्म होते जा रहे हैं। उसी तरह से जब अंतिम प्रीमियम देते हैं तब वो बैंक हमको लिख के देता, भाई आपका ऋण खत्म हुआ। उसी तरह से 48वें मिनट समय में जब हमारा पूरा द्रव्य खत्म होता है तब हम इस 6300 बंधे हुए परमाणु से छुटकारा हमको मिलता है। एक बात ये समझ में रखे। अब अपने द्रव्य माना 6300, स्थिति मानी 48 समय। अब गुण हानि आयाम जो एक प्रति समय तक, ये गुण हानि आयाम 8 समय तक, ऐसा कहा जाता है कि एक्चुअल में भी गुण हानि आयाम 8 ही होता है। यानी एक तरह के जैसे कम होते होते जो चलता है वो 8 समय ही चलता है, उसके बाद चय बदल जाता है। फिर 8 समय क्या हो गया, आयाम माने क्या बोला गया था, लंबाई। जैसे तो ये लंबाई कितनी है, जैसे स्थिति की लंबाई कितनी है, 48 समय। ये जो है ना, ये इसको आयाम कहते हैं। स्थिति आयाम कितनी है, इसमें कोई जरूरत नहीं है हमको स्थिति आयाम की, समझाने के लिए हम आप लोग को बोल रहे हैं कि स्थिति आयाम कितनी है, 48 समय। कितना कहाँ तक खींची जाएगी स्थिति, 48 समय तक, इसको आयाम कहते हैं। उसी तरह से एक गुण हानि कितने समय तक चलेगी, तो 8 समय तक, तो उसको कहा गया गुण हानि आयाम। अब 48 मिनट की स्थिति है, 8 समय की एक गुण हानि है, तो 48 को जब हम 8 से भाग देंगे तो 6 आया, तो यानी 8 समय वाली गुण हानि 6 ठो बनेगी, तो हमारा ये सारा कर्म खत्म हो जाएगा। जो 6300 परमाणु है वे 48, क्योंकि 48 मिनट की स्थिति है, 48 मिनट के बाद इसका द्रव्य बचेगा नहीं, और 8 समय की हमने 6 गुण हानि बनाई, तो 8 6 48 समय हो गया। 48 समय में वो सारे कर्म परमाणु खिल गए। तो हमारे पास क्या क्या पता चला, हमको 6300 हमको द्रव्य पता चल गया, हमको स्थिति पता चली कि उस 6300 द्रव्य जो हमने बांधा वो 48 मिनट तक हमारी सत्ता में रहेगा। स्थिति उसी को कहते हैं। हमको गुण हानि आयाम पता है कि 8 है, 8 को जब हम स्थिति से भाग दिए तो 6 आया, यानी नाना गुण हानि कितनी बनी, 6। अब कहते हैं और हमको क्या जरूरत पड़ेगी आगे, निषेकाहार की। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं बता सकते हैं, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, ये शब्द आप लोग को इसी तरह से सीखने पड़ेंगे। निषेकाहार, निषेकाहार कैसे पता, अभी हम कोई भी क्रिया नहीं कर रहे हैं, जो हमको पता है उसी से निकाले जा रहे हैं। निषेकाहार आचार्य कहते हैं 2 को गुण हानि आयाम से मल्टीप्लाई कर दो, यानी गुण हानि आयाम कितना था, 8 था, 8 को 2 से गुना करे,
तो हमारे पास निषेक का हार कितना आया 16। ये जो चय को अभी कुछ नहीं लीजिएगा, हम ऐसे ही लिख दिए थे। फिर अन्योन्य व्यस्त राशि, क्योंकि चय की निकालने की प्रक्रिया है इसलिए चय को कुछ मत कीजिएगा। उसमें जो है अन्योन्य व्यस्त राशि, ये हमको कैसे पता चल रही है, कहते हैं कि दो, इसमें संख्यात के ऊपर पावर नाना गुणहानी, इसका ये फॉर्मूला है। संख्यात के ऊपर पावर नाना गुणहानी, संख्यात 2 से शुरू होती है, अतः 2 पर कितना पावर, नाना गुणहानी जितना पावर, नाना गुणहानी 6 है, यानी 2 के ऊपर पावर 6, यानी 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 64। तो अन्योन्य व्यस्त राशि कितनी हुई 64। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? आ गए आंटी, यहाँ तक आ गया। ये जो 2 संख्या रखी है आपने, नाना गुणहानी 2, ये जो 2 है ना, 2 संख्या 2 को बार बार मल्टीप्लाई जो कर, ये 2 फिक्स है क्या ये? जहाँ संख्यात कहीं भी आता है ना कर्मकांड में, जहाँ लिखा रहता है संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुना, तो वहाँ 2 से ही किया जाता है। मतलब ये 2 है या संख्यात है? हाँ, एक्चुअल में संख्यात है क्या? हाँ, संख्यात के ऊपर नाना गुणहानी का पावर होता है, तो 2 संख्यात के ऊपर। अब संख्यात जहां भी कर्म कांड जी में लिया जाता है 2 ही लिया जाता है, क्योंकि संख्या 2 से शुरू होती है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं किरण भाभी? हाँ, समझ, यहाँ तक समझ में आ गया। संख्यात मतलब 2 के ऊपर की संख्या को संख्यात बोल दिया ना? नहीं, 2 की संख्या को संख्यात बोलते भाभी। तो अन्योन्य व्यस्त राशि निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 को जितनी नाना गुणहानी है उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। नाना गुणहानी हमारे पास कितनी है 6 है ना, 6 है ना, तो 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास नाना गुणहानी 10 रहती तो हम 2 को 10 बार गुना करते। जो कर्म हमने मान लीजिए 48 समय का बांधा, ये कर्म मान लीजिए हम थोड़ी सी देर के लिए 8 से भाग देना ना, 64 समय का बांधते, तो नाना गुणहानी कितनी हो जाती, 64 को 8 से डिवाइड करते, क्योंकि एक गुणहानी 8 समय की है और 64 समय का हमने कर्म बांधा है, तो वैसे 8 समय की कितनी गुणहानी बनती, 8 बनती, 8 64, तो नाना गुणहानी तब 8 हो जाती। तब अन्योन्य व्यस्त राशि कितनी हो जाती, 2 का 8 बार मल्टीप्लाई करना, तब वो अन्योन्य व्यस्त राशि निकलती। ये अन्योन्य व्यस्त राशि निकलेगी इस तरह से। ये इतनी चीज तो हमको मतलब इसमें से -1 ही होगा, -1 ही होगा क्या? वो फॉर्मूला में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। फॉर्मूला को हम आज आप लोग को समझे 1.5 गुणहानी समझाएंगे। हम 1.5 गुणहानी जब पढ़ने बैठे, समझने बैठे, उसमें 8 फॉर्मूला काम आए हैं। मैं उसी समय हाथ जोड़ ली, क्योंकि ये फॉर्मूला में माथा ही खराब हो जाएगा बताते बताते। तो ये फॉर्मूला है, ये तो ऐसे ही चलेगा, इसमें कुछ भी किंतु परंतु नहीं है। किंतु परंतु इतना ही होगा कि जो द्रव्य हमने माना वो अनंत है, जो स्थिति हमने मानी 70 कोड़ा कोड़ी से लेके अंतर्मूर्त तक की हो सकती है। गुणहानी आयाम 8 होता है, स्थिति ज्यादा होने से 8 में उससे भाग देंगे तो नाना गुणहानी ज्यादा आएगी। जैसे अभी मैंने किरण भाभी को बोला कि 64 समय की स्थिति है, 64 समय की स्थिति में जब गुणहानी आयाम 8 से भाग देंगे तो नाना गुणहानी 8 आ जाएगी। और मान लीजिए 104 है, मान लीजिए 104 है स्थिति हमारे, जो हमने कर्म बांधा 6300, 104 समय के लिए बांध लिया। अब उसमें नाना गुणहानी कितनी हो जाएगी? 13 बताए, 13 हो जाएगी, 13। 8 से भाग दिए तो 13। 104 समय की हमने स्थिति बांधी तो नाना गुणहानी कितनी हो जाएगी? 13 हो गई। अरे 104 में 13 का भाग देंगे, नहीं 8 का। उनको नहीं समझ में आया ना, जिनको नहीं समझ में आया उनको बोलने दीजिए। जब वो उनको समझ में आ जाएगा, जवाब दे देंगी तो हमको हो जाएगा ना कि उनको समझ में आ गया। हाँ, 13 104, 13 हो गया, 8 से कर दिया, हो गया। नहीं किरण भाभी, 144 स्थिति का मैंने कर्म बांधा, नाना गुणहानी कितनी पड़ेगी उसमें? जोड़ के घटा के बताइए अपने। 1 मिनट में 1 मिनट हाँ, कॉपी में करिए। 144 स्थिति समय की स्थिति वाला हमने कर्म बांधा
नाना 18 गुणहानि कितनी पड़ेगा पड़ेगी? ललिता जी, 18। हाँ नहीं हाँ वही आप समझे कि नहीं, ये मेरे को जानना था। समझ गई यहाँ तक? 3 चीज समझ में आ गया। द्रव्य है, हम लोग जितना बांधते हैं उतना रहता है। यहाँ 6300 माना गया है। स्थिति हम जितनी बांधते हैं उतनी रहती है। यहाँ हमने 48 माना है। ठीक है, समझ रहे हैं दोनों चीज। गुण हानि आयाम एक्चुअल में भी 8 ही रहता है। जो चलता है अपना गणित चलता है, अलौकिक गणित जहाँ चलेगा मैथमेटिक्स, वहां भी गुण हानि आयाम 8 ही रहता है। तो हमको गुण हानि आयाम पता है और स्थिति हमको पता चल जाए कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर की है, तो हम उस 8 से 20 कोड़ा कोड़ी सागर में भाग देंगे तो हमको नाना गुण हानि पता चल जाएगी ना। सब कोई बोलिए। हाँ 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 पता चल जाएगी। हमको ये पता चल गया कि हमने शाता कर्म साता वेदनीय 15 कोड़ा कोड़ी का बांधा, और हमको ये पता है कि गुणहानि आयाम 8 होती है, तो हम 15 कोड़ा कोड़ी में 8 से भाग देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा? नाना गुणानी राशि आएगी, वो नाना गुणानी होगी। नाना गुणानी को पता चल जाएगी, है ना। अब जब नाना गुण निषेकाहार के लिए तो हमको नाना गुणहानि भी नहीं चाहिए। निषेकाहार में तो हमको एक प्रकार से समझ ले, निषेकाहार भी फिक्स ही रहता है, क्योंकि 2 गुना गुणहानि आयाम होता है और गुणहानि आयाम एक्चुअल में भी 8 ही होता है। तो निषेकाहार एक्चुअल में भी 16 ही होगा। निषेकाहार बराबर कितना है? 2 गुना गुणहानि आयाम। अब गुणहानि आयाम हमेशा 8 रहता है, तो निषेकाहार 16। ये 52 कहाँ से आया? आपने कहा कि 52 - 4 बताया ना आबादा, ये हमेशा आबादा इतनी रहेगी क्या? प्लीज मंजू जी, जो चीज बता रहे ना एकदम उसी लाइन का प्रश्न पूछिए, आगे पीछे का मत पूछिए। तो बहुत सारे लोग हैं ना, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, गला मेरा दुखने लगा। आगे पीछे की चीज एकदम कोई भी मत बोलिए। जिस लाइन को समझा रहे हैं वहां पर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए। ललिता जी, ये गुण हानि आयाम हमेशा 8 ही रहेगा ना? हाँ, गुणहानि आयाम हमेशा 8 रहता है। हाँ, हमेशा। लेकिन द्रव्य तो हम कितना भी बांधते हैं, है ना, और स्थिति भी हम कितनी भी बांधते हैं। ये 2 चीज तो हमको पता भी नहीं रहती है। लेकिन गुणहानि आयाम आचार्य कहते हैं 8 ही रहता है। जब हमको गुणहानि आयाम पता चल गया तो नाना गुणहानि निकल जाएगी, और गुणहानि आयाम पता है तो निषेकाहार भी पता चल जाएगा, क्योंकि निषेकाहार कैसे निकलता है? 2 गुना आयाम तो 16। ये भी फिक्स है, क्योंकि गुणहानि आयाम फिक्स है इसलिए निषेकाहार भी फिक्स है। समझ रहे हैं? निषेकाहार कैसे निकलता है? 2 गुना आयाम करने से निकलता है। आयाम 8 फिक्स है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो निषेकाहार 16। अब अन्योन्य राशि निकालने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? नाना गुणहानि की, है ना। नाना गुणहानि की क्यों पड़ती है? क्योंकि अन्योन्य राशि को 2 से उतनी बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे हम आपसे भी पूछे थे 144 में कितनी गुणहानि पड़ेगी? आपने कहा 18 पड़ेगी। तो वहां अन्योन्य राशि कितनी बार करेंगे मल्टीप्लाई 2 को? 18 बार। 18 बार। 18 बार। आप लोग को यहाँ तक एकदम समझ में आ गया? हाँ एकदम। फिर एक बार और वापस बोल देते हैं। इस द्रव्य माना 6300 है। हमने एक समय में कर्म परमाणु जो बांधे वो 6300 बांधे। हमने अपनी कसाई के कारण उसमें जो स्थिति डाली 48 समय की। आप लोगों ने ये प्रश्न नकल किया ना, आज किसी ने किया कि आप तो बोलते हैं एकावली के बाद उदय में आता है, और एक तरफ आप बोल रहे हैं 48 समय का कर्म बांधा और उसी समय से आप द्रव्य खिलाने भी लगे। ऐसा कैसे? हमेशा एकावली के बाद होता है। तो वास्तव में 52 समझाने के लिए बोल रहे हैं, कुछ लिखना नहीं है। 52 समय का कर्म बनता है। 4 समय अब आधा में निकाल के 48 मिनट की स्थिति इसमें ली जाती है। तो स्थिति कितनी है? 48 मिनट की। गुणहानि आयाम 8 है। मैं यही पूछ रही थी कि ये 52 मतलब फिक्स है क्या? 52 कहाँ है? 52 - 4 किया ना आपने, 48 समय जो निकाला। नहीं, ये कहाँ से फिक्स रहेगा? अब आधा काल काल के निकाले है ना। अब आधा काल। एक मिनट, वो प्रश्न मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। विषय बहुत कठिन है, मेरे को बहुत मेहनत लग रही है। कोई पूछता है तो आप लोग समझाने की कोशिश मत करिए, मेरे को डबल मेहनत लगती है। मैं सबसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, मेरे बहुत मेहनत पड़ रही है। यहाँ मैंने मंजू जी
52 में नहीं समझी, 52 यहाँ नहीं, वो फिक्स नहीं है, क्योंकि एक आवली तक नहीं निषेक रचना होती है। कभी भी भले 70 कोड़ा कोड़ी का बांधिए, 20 कोड़ा कोड़ी का बांधिए, 15 कोड़ा कोड़ी का बांधिए, अंतः कोड़ा कोड़ी का बांधिए, अब आधा काल कितनी, अब आधा काल जो भी पड़ेगी, एक आवली तक निषेक रचना नहीं होती है ना। और अब आधा काल है उदय में आने के लिए, तो यहाँ से चार इसलिए बताया गया क्योंकि अब आधा काल तो हम लोग जानते हैं 70 कोड़ा कोड़ी का 7000 वर्ष है, 20 कोड़ा कोड़ी का 2000 वर्ष है, 15 कोड़ा कोड़ी का 1500 वर्ष है, ये तो हम जान रहे हैं ना। तो वहां तो अब आधा काल वो है, यहाँ समझाने के लिए क्योंकि 48 मिनट की स्थिति बनी, क्योंकि 52 की बंदी, उसमें 4 समय अब आधा काल में चला गया, ये बताया जा रहा। सब जगह ये फिक्स नहीं होगा, आधा काल तो सबका अलग अलग है, और निषेक रचना एक आवली के बाद होती है। तो निषेकाहार जैसे वहां पर आप 18 कहे तो निषेकाहार, सॉरी, गुणहानि आयाम से निषेकाहार तो 16 वैसे ही रहेगा, और अन्योन्य भस राशि बदलती जाएगी, जितनी गुणहानि होगी उतनी बार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या होता, 2 इंटू पल्ले का संख्यात्मक भाग, तो अपने वो चीज तो है नहीं, अपने समझने के लिए यहाँ समझ रहे हैं, उतनी बार 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ तक तो हमको क्या है मालूम है। अब हमको मालूम क्या करना है कि भाई 6300 द्रव्य हमने बांधा है, तो मेरा ये द्रव्य कैसे कैसे खिलेगा, ये भी पता चल गई कि 8 समय तक एक जैसे खिलेगा, ये भी पता चल गया कि 6 गुणहानि होगी। लेकिन ये कितना कितना आखिर में जो 6 नाना गुणहानि हो रही है, तो प्रत्येक गुणहानि में कितना द्रव्य आएगा। और 6300 द्रव्य जो मेरे पास है, मेरे पास 6300 रुपये हैं, हमको छह तो मेरे को एकदम मुखिया को दे देना है, मुखिया फिर उसको 8 में देगा, तो 6 मुखिया को जो मैं 6300 रुपया बांट रही हूँ, तो मैं कितना कितना दूंगी उनको रुपया, ये पता करना है। फिर जिन मुखिया को हमने रुपया दे दिया, वो मुखिया अपने 8 अंदर वाले कर्मचारी को कितने कितने रुपया देंगे, ये भी पता करना है। वो जो देंगे कार्य के अनुसार देंगे, तो कितना घटता घटता देंगे, क्योंकि इसमें क्रम जो वृद्धि और हानि होती है वो एक जैसी होती है, क्रम पूर्वक घटती हुई होती है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई मुखिया है तो किसी को 100 दे देगा, किसी को 50 दे देगा, किसी को 50, ऐसा नहीं होता इसमें क्रम पूर्वक होता। तो उसके लिए हमको चय चाहिए, क्योंकि हानि और वृद्धि का नाम क्या है, चय। चय रूप से वृद्धि, चय रूप से हानि, ऐसे ये शब्द बोले जाते हैं, चय रूप से वृद्धि, चय रूप से हानि। तो हम अब सबसे पहले हम इसका एक मिनट ललिता जी, यहाँ क्रम पूर्वक का मतलब क्या हुआ? क्रम पूर्वक का मतलब बराबर कि एक के बाद एक? क्रम पूर्वक का मतलब कि जो हम मान लीजिए जिस एक जगह हमने रुपया जो दिया, 6 जगह बांटा, एक जगह जो रुपया दिया, वो अपने से नीचे वाले को कैसे कैसे देगा, वो एक जैसे घटता हुआ देगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी पर तो खुश होकर उसको 500 दे दिया, तो दूसरे वाले को 200 दे दिया, फिर तीसरे वाले को 300 दे दिया, ऐसा नहीं होगा। एक जैसे उसको घटते घटते रुपया देना है, एक जैसे घटते घटते द्रव्य। यहाँ पर छीन होता है, चाहे खीरता है, जो भी कहिए, इसी को कहा गया गोपुच्छाकार। जो आकृति मैंने ट्रायंगल की भेजी, सबसे पहले जो ट्रायंगल नीचे वाला चौड़ा है, प्रथम स्थिति वहां लिखी हुई है, सबसे पहले उतना द्रव्य खीरता है, फिर गोपुच्छाकार ऐसे कम 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 होता हुआ इस तरह से। यहाँ इसमें जो सबसे पहले 512 जा रहा है, और फिर ऐसे घटते 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 लास्ट में 9 जा रहा है, सबसे लास्ट में अंतिम निषेक। देखिए लिखा ना, अंतिम निषेक में कितने कर्म परमाणु है, तो 9 है। पहले निषेक में कितने, एक समय की स्थिति में कितने हैं, तो 512 है। कहाँ तो 512 दिया जा रहा है, कहाँ लास्ट में 9 आ गया। तो ये कैसे आया, ये घटते घटते आया। कैसे घटेगा ये हमको पता करना है, एक एक गुणहानि में कितना द्रव्य आएगा ये हमको पता करना है, और क्या नाम है से ये जो निकल रहा है इसका चय कितना घटता घटता होगा, ये तीनों चीज हमको पता करनी है। हमारे पास ये 6 चीज है, 6 चीज अभी अपने जो जाना, द्रव्य पता है, स्थिति पता है, गुणहानि आयाम पता है, नाना गुणहानि पता है, निषेका हार पता है, अन्योन्य भस्त राशि पता है। हमारे पास इतनी चीज हमको मालूम है। अब हमको क्या निकालना है, चय निकालना है। ललिता जी, चय को अपन अनुपात से सोच सकते हैं क्या, किस अनुपात से कर रहे हैं? अनुपात अपने एवरेज वगैरह कह सकते हैं उसके, लेकिन इसमें अपने इसमें ये शब्द यूज नहीं आते हैं।
हाँ, ये वाला नहीं। अनुपात से कम कर रहे हैं ऐसा नहीं बोला जाता, किस चय से कम कर रहे हैं यही बोला जाता हाँ, है, मतलब या वो किस चय से वृद्धि हो रही है। जैसे अपन चय लोग रूप से वैसे मैथ्स में हाँ, अनुपात से करते हैं ना, हाँ, इसके हाँ, बाद ये, इसके हाँ, बाद वो, तो हाँ। वही वाली चीज। इसको इसलिए कहा जाता है चय रूप से वृद्धि, चय रूप से हानि। क्योंकि गुण हानि है तो यहाँ चय रूप से हानि हो रही। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि भाई हम चय के लिए अभी चय के लिए एक चीज पूछना है। चय के लिए हाँ मैं अभी जो बता देती हूँ, एक बार नहीं, समझा देती हूँ। प्लस किया तो हमेशा प्लस होगा क्या? वो एक हाँ? जो 1 किया 1 प्लस, वो 1 हमेशा होगा। जैसे नीचे का मालूम पड़ गया। ये अभी 1 मिनट रुक जाइए, आप क्या पूछ रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। मैं पहले एक बार पूरा समझा देती हूँ। ये 6 चीज सबको समझ में आ गई ना? हाँ, आ हाँ, गई। ये हाँ, सब आ गई। आ गई एक बात क्या है हाँ, अब इसके बाद हम ये निकालेंगे कि जो 6300 परमाणु हमने बांधे और 6 गुण हानि में हमारे वो उदय में आएंगे, तो उस 6 गुण हानि को कितना कितना द्रव्य मिलना चाहिए, हमको सबसे पहले ये पता करना होगा। तो उसमें क्या करेंगे पता, उसके लिए क्या करेंगे, अंतिम गुण हानि का द्रव्य, उसमें देखिए बीच में लिखा है अंतिम गुण, क्योंकि ये इसी तरह से पता कि अंतिम गुण हानि का ही द्रव्य पहले उसका ही फॉर्मूला बना हुआ है, पहली गुणहानि का फॉर्मूला नहीं बना हुआ है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, अंतिम गुणहानि का द्रव्य, देख रहे हैं सब कोई? हाँ, अब तो कैसे ये फॉर्मूला है, तो कहते हैं सर्वद्रव्य। सर्वद्रव्य कितना है किरण जी? सर्वद्रव्य कितना है? हाँ 6300। हाँ 6300। तो सर्वद्रव्य 6300 है, उसको कह रहे हैं अन्योन्य व्यस्त राशि में से 1 घटा के भाग दो। नीचे लिखने का मतलब घटेगा क्या? 64 से 1 घटाना, 64। ये हमेशा एक ही घटेगा। हाँ क्या बोल रहे हैं सब मीरा मत जी? बोलिए, सब चुपाइए ना, लता जी को बोलने दीजिए। जैसे निशेका और फिक्स है, वैसे ये एक भी फिक्स है क्या कि एक ही घटेगा? हाँ, माइनस इसीलिए तो देखिए 1 मिनट सुनिए, जब इस तरह से कोई चीज, आप लोग तो सब पढ़े लिखे हैं भाई, ये फॉर्मूला हो गया। ये जो लाइन है सर्वद्रव्य बटे अन्योन्य व्यस्त राशि -1, ये फॉर्मूला है। अभी इसमें भरना हमको क्या है, हम अनंत कर्म बांध रहे हैं तो सर्वद्रव्य की जगह अनंत कर्म लिख देंगे। नीचे अन्योन्य व्यस्त राशि बदल जाती है, कैसे बदल जाती है, नाना गुणानी अगर ज्यादा है, जैसे नाना गुणानी 8 है, 10 है, 12 है, ये राशि बदल जाएगी, क्योंकि 2 को हमको उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में आपका जो मैथ है वो सरिया देना है। जो सर्वद्रव्य है, अनंत सर्वद्रव्य है तो अनंत आ जाएगा। अन्योन्य व्यस्त राशि कितनी आएगी, वो भी 2 के ऊपर पल्ले का संख्यात्मक भाग है तो वैसे आ जाएगी। लेकिन यहाँ हमने क्या माना है, सर्वद्रव्य 6300 माना है तो ऊपर 6300 आ गया। अन्योन्य व्यस्त राशि हमने निकाली है 64। 64 में से 1 माइनस, ये फॉर्मूला है इसका, ये मैंने नहीं कर दिया है, ये आचार्यों का बताया हुआ, मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। तो सर्वद्रव्य 6300 है और 64 में से 1 माइनस हो गया, तो 64 में से 1 माइनस देखिए लिखा हुआ है, फिर 6300 बटे 63 आ गया। 6300 में 63 से भाग देंगे तो 100 आ गया। इसका द्रव्य आया छठी गुणहानि का। 6 गुणहानि है, नाना गुणहानि है, यहाँ पर छठी गुणहानि का 100 आ गया। और हम क्या जान रहे हैं कि जो से गुना होता है तो संख्यात 2 होता है। तो हम 100 को क्या करें, छठी गुणहानि है, 100 को 2 से गुना करे तो 5वीं गुणहानि का आ गया। 200 को फिर 2 से गुना करे तो चौथी गुणहानि का 400 द्रव्य आ गया। फिर चौथी गुणहानि को फिर 2 से गुना करे, तीसरी गुणहानि को फिर 2 से गुना करे तो चौथी गुणहानि का 800 आ गया। चौथी को 2 से गुना करे तो 5वीं गुणहानि का 1600 आ गया और 5वीं को 2 से गुना करे तो 6200 आ गया। ये 3200, 1600, 800, 400, 200, 100 अगर जोड़ेंगे तो 6300 होगा। तो हमने क्या किया, 6300 रुपया को मैंने 6 मुखिया में बांट दिया। कैसे बांटा समझ में आया होगा आप लोग को? कोई नहीं बोल रहे। हाँ, आया ललिता जी। बस ये 2 से गुणा करने से अपने आप ऑटोमेटिक ही डबल 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 हो गया।
है ना? हाँ, डबल डबल। इसका ये फॉर्मूला ही है, ऐसा नहीं, ये कोई मानने वाली बात नहीं है। जैसे हमने द्रव्य माना, स्थिति मानी, वैसे ही हम मानने वाली बात नहीं, गुणाकार रूप से बढ़ाते जाना है। हाँ, मतलब उसको दो गुणित हाँ, रूप से ही होएगा। जैसे हाँ, यहाँ पे 100 आया, यदि यहाँ पे 300 आता तो 600 से शुरू होता है। 300 इंटू 2 इंटू तो यहाँ पर पल्ले का संख्यात्मक भाग रहता है, तो पल्ले का संख्यात्मक भाग गुना 2, पल्ले का संख्यात्मक भाग 2 गुना 2, ऐसे होता चला जाता है। ये दूना ही दूना होता है ना। अंतिम हाँ। गुणहानि का द्रव्य मिलता है फॉर्मूला से, उस फॉर्मूला में डबल डबल करते हुए जाते हैं। जितनी गुणहानि रहती है वहां तक उसको डबल डबल करते जाते हैं, तो पहली गुणहानि का हमको द्रव्य पता चल जाता है। आया समझ में? ललिता जी हाँ एक हाँ। बार मैं बोल सकती हूँ, सब चुप है क्या थोड़ा सा? हाँ हाँ, ललिता बोलिए जी, ना। ये जो आपने लिखा है क्षय निकालने के लिए, हम्म, मतलब कुल द्रव्य, जिस भी गुण हानि का द्रव्य निकालना है, तो आयाम निश्चय का हार प्लस आयाम प्लस 1 दिया है ना, तो हमने हाँ। निश्चय का हार जो लिया 2, अभी बता रही हूँ कुसुम जी, चाहे तो नहीं, अभी जब हम बताऊंगी। अच्छा अभी तब अभी चय को बता रही बताएं, हूँ। तब ठीक है, हाँ ठीक। हाँ, अभी चाय बताऊंगी, अभी द्रव्य पर चाय तो अब आएगा। तो अच्छा। ये समझ गए ना सब कोई कि गुणहानि में द्रव्य कैसे बटा? हाँ। ये 6 गुणहानि है। मान लीजिए यहाँ पर 8 गुणहानि होती तो फिर जो वो होता नहीं, ये बदल जाता ना, भाग देने की जो 6300 से के नीचे जो भाग देते, तो उसका गुण, उसका ये बदल जाता, अन्योन्य राशि बदल जाती, वो बड़ी हो जाती है ना। क्योंकि 2 को 6 बार दिए हैं। मान लीजिए अपने पास नाना गुणहानि 8 रहती, ठीक है, किरण भाभी समझ रहे हैं, नाना गुणहानि 8 रहती मान लीजिए, है कि नहीं? चले गए क्या? मैथमेटिक्स नहीं हूँ ना, वो म्यूट करके रखती हूँ ना, इसलिए बीच बीच में तो। अब मान लीजिए नाना गुणहानि यहाँ पर 6 थी, नाना गुणहानि अगर 8 रहती तो 2 गुना 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 2, तो 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 हो जाती। हमारी अन्योन्य राशि कितनी हो जाती? 256। ये प्रश्न आ सकता है ना भाई कि 3200 जहाँ पर रुक जाएंगे क्या? नहीं रुक सकते। 256 को जब हम भाग देंगे 6300 में, तो छोटी राशि आएगी, है ना। तो तब फिर क्या होता है? 100 नहीं आएगा ना। 256 से जब हम यहाँ 100 कैसे आ गया? 6300 में 63 से भाग दिए। लेकिन जब 256 अगर अन्योन्य व्यस्त राशि रहती है, उसमें -1 कर देंगे तो 255। तो 255 तो बहुत बड़ी राशि हो गई। उसमें जब हम 6300 से भाग देंगे तो जो भी 60 70 जो भी आता, तो वो क्या फिर वैसे ही बढ़ता बढ़ता, जो कि नाना गुणहानि अपने पास कितनी 8 है, तो 8 तक जाता। तो नाना गुणहानि का सारा द्रव्य जोड़ते तो अपने को 6300 आ जाता। तो चूंकि यहाँ पर अपने पास नाना गुणहानि 6 है, तो 6 के हिसाब से यहाँ पर ये माना गया है। तो ये 100 द्रव्य सबको समझ में आ गया ना। अंतिम गुणहानि का द्रव्य 100 कैसे निकला? आ गया ललिता जी, आया है। हाँ, समझ में आ गया। मनीष, आज बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है, इसका कोई इलाज नहीं है? अन्योन्य व्यस्त राशि जो निकाली है उसमें से -1 करके भाग दे देंगे, तो हमको अंतिम गुणहानि का द्रव्य मिल जाएगा। फिर उस अंतिम गुणहानि से हम 2 से मल्टीप्लाई करते हुए वहां तक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद वाली गुणहानि को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे बाद वाली होगी। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद वाली होगी। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके, इस तरह से जितनी गुणहानि होगी। यहाँ पर अपनी 6 है, 8 रहती तो हम 8 बार करते, तो 8 बार वैसे वैसे हो जाता। तो हमको अब क्या क्या पता चल गया? द्रव्य पता है, स्थिति पता है, गुणहानि आयाम पता है, नाना गुणहानि पता है, निषेध का हार पता है, अन्योन्य व्यस्त राशि पता है, और अभी हमको क्या पता चल गया? सारी गुणहानियों का द्रव्य पता चल गया ना। यहाँ तक पता है ना सबको? हाँ पता चल गया। हाँ पता चल गया। यहाँ तक पता है सबको कि हमको इतनी चीजों का पता चल गया। अब हमको इनमें द्रव्य देना है, तो हम कैसे कैसे दें? अब एक गुणहानि के पास 3200 है, एक गुणहानि के पास 1600 है, किसी के पास 800 है, तो हम इसको कैसे कैसे द्रव्य दें?
तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि अब इसमें जो 3200 जो हमने द्रव्य दिया है, तो हम उसको किस तरह मतलब जो आठों को बांटेंगे 8 समय में, तो हम कितना कम कम करके बांटेंगे। तो इसके लिए क्या हमको निकालो, कम करना मतलब चय का पता करना। बढ़ाने में भी चय कहा जाता है, वहां चय वृद्धि कहते हैं। हम इस चीज को बार बार इसीलिए बोल रहे हैं, कहीं पर वृद्धि आएगी तो आप लोग को होगा कि वो तो हानि में था। चय वृद्धि रूप से, चय रूप से वृद्धि, चय रूप से हानि, ऐसे कहा जाता है। यहाँ चय रूप से हानि है, तो अब उस चय को हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालें। तो चय निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पर, जिसका भी चय निकालना हो, मैं लिखना भूल गई यहाँ पर। तो जैसे हमको पहले गुणहानि का निकालना, हमको गुणहानि का द्रव्य तो पता चल गया, अभी हम लोगों ने निकाल लिया, 3200 आया, हमने देख लिया। अब उस 3200 जो आया है, जब हम उसमें द्रव्य बांटेंगे, हम कितना घटता बांटेंगे, हमको ये पता करना है, उसको कहते हैं चय। तो आचार्य कहते हैं कि उसको पता करने के लिए कुल द्रव्य कौन सा, 6300 नहीं, क्योंकि इसको 6300 नहीं मिला, अब हमको 6300 से कुछ नहीं लेना है। कुल द्रव्य, यहाँ पर मैंने अपनी कॉपी में तो लिख रखा है, नहीं लिखी, पहली गुणहानि, यहाँ आप लोग लिख लीजिए, आप लोग को याद रहेगा, अपनी कॉपी में आप लोग लिख लीजिए, कुल द्रव्य के बगल में लिख लीजिएगा पहली गुणहानि। तो पहली गुणहानि, और नीचे फिर क्या करेंगे, उसको उस गुणहानि के द्रव्य को किससे भाग देना है, आयाम गुना, ब्रैकेट मतलब गुना होता है, उसके ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो निषेकाहार प्लस आयाम प्लस 1 ब्रैकेट बंद, उसके नीचे 2। तो फिर कुल द्रव्य हमने ले लिया यहाँ पर 3200, आयाम कितना है, 8 है, ब्रैकेट कर लिया, निषेकाहार 16 है, आयाम 8 है, एक प्लस करना, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हम जितना भी क्रम परमाणु बांध रहे हैं और जितनी चीजें उसको बैठा देना है, ये फॉर्मूला है, ये नहीं बदलेगा कभी भी, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा कभी भी। तो 3200 नीचे 8, 16 प्लस 8 प्लस 1 ब्रैकेट बंद 2। अब यहाँ पर जो 8 गुना 25/2 आता, अब 25 8 200/2 काट के 100 कर लीजिए। हमने इसको 2 से 8 को काटा तो 4 आ गया, और अंदर का 25 है, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 हो गया, और ये 3200 था, 3200 को 100 से भाग दिए तो 32। ये पहली गुणहानि का चय आ गया। अगर मान लीजिए हमको दूसरी गुणहानि का चय निकालना हो तो क्या करें, ये नहीं समझ में आया, एक बार फिर बताइए ललिता जी। कुल द्रव्य है ना, कुल द्रव्य मतलब पहली गुणहानि का, अगर दूसरी गुणहानि तो दूसरी गुणहानि का द्रव्य। हाँ, पहली का समझ। हाँ, तो पहली का 3200 है, उस 3200 को आचार्य कह रहे हैं कि इतनी चीज से भाग दे दो। किससे भाग दे दो, तो कहते हैं कि आयाम को निषेकाहार प्लस आयाम प्लस 1/2 से गुना करो, और फिर उससे कुल द्रव्य को भाग दे दो। तो जैसे आयाम यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर देखिए फॉर्मूला है निषेकाहार 16 है, फिर बगल में आयाम लिखा है प्लस करके, फिर प्लस 8 है, फिर प्लस करके 1 लिखा है। तो हमेशा ब्रैकेट जब रहता है तो क्रिया पहले ब्रैकेट के अंदर की होती है। तो हम इतना विस्तार नहीं किए, यहाँ पर 2 लिख देते, 8 लिख देते तो आप लोग को ज्यादा समझ में आ जाता, हमने उसको संक्षेप कर दिया। अब ये 25/2 होगा, मान लीजिए यहाँ पर 2 लिख लीजिए पहले, और यहाँ 8 लिख लीजिए, 25/2। अब 25 को 8 से मल्टीप्लाई करके 25 8 200/2 करके काट दीजिए, और यह 2 से 8 को पहले काट दीजिए। चूंकि मल्टीप्लाई है इसलिए कट सकता है, अगर यहाँ पर मान लीजिए माइनस या प्लस का चिन्ह रहता तो नहीं काट सकते थे, मल्टीप्लाई है इसलिए नीचे की संख्या से इसको काट सकते हैं। आपको नहीं काटना तो इसको वैसे कर लीजिए, 25/2, 25 यहाँ पर 25/2, 25 और यहाँ 8 रखने दीजिए, 25 8 200 लिख करके उससे नीचे 2 लिख लीजिए, 2 से जब उसको 2 को काटेंगे तो 100 आएगा, 100 को फिर 3200 में भाग देंगे तो 32 आएगा। इसको आप कैसे भी कर सकते हैं, हम तो अपने हिसाब से कर दिए, थोड़ा संक्षेप में ज्यादा कर दिए। ये फॉर्मूला यही है। आपको अगर ये मैथमेटिक्स नहीं आ रहा हो तो अलग बात है, फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला में बैठाने में तो कुछ है ही नहीं, ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स फॉर्मूला है। ये जो अपने लोग संसारी मैथमेटिक्स है वही रूल है, और कोई नया रूल इसमें नहीं है। उसी रूल से ये 3200 में भाग देके 32 आया। ये पहली गुणहानि का द्रव्य चय आ गया। मान लीजिए दूसरी गुणहानि का लेना हो तो कुल द्रव्य दूसरी गुणहानि में कितना है,
हाँ 16 16। अब ये हाँ। 16 नीचे वाला काम वही रहेगा, नीचे वाला कार्य में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल क्या बदलाव होगा, कुल द्रव्य में। अब कुल द्रव्य कितना है, 1600 है, तो 3200 की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1600 आ जाएगा। 1600 100 से भाग देंगे तो चय कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो दूसरी गुणानी का चय कितना हुआ, 16 हुआ। आया समझ में? और फिर नया क्यों लेके आए? हाँ? क्या है भाभी? ललिता जी एक बात पूछना था कि ये जो आयाम और निषेकहार और प्लस आयाम प्लस 1 माने फार्मूला तो हमारा यही बनेगा ना? हाँ, बोल तो रहे कि फार्मूला हमेशा यही रहेगा। अब इसकी जगह कुल द्रव्य वहाँ पर अनंत आ संख्या भले जाएगा। बदल जाए। हाँ, फार्मूला यही रहेगा, फार्मूला में बस संख्या भर देनी है, आपके पास जो संख्या हो। कल से तो भर के रखा हुआ है। हाँ? कल से ललिता जी एक बात मेरे को पूछनी थी कि जो ये ना जो नीचे का जो फार्मूला है इसमें कभी भी करो 100 ही आएगा। किसमें? जो नीचे का फॉर्मूला है, क्योंकि आयाम तो 8 है ना, हमेशा 8 ही रहेंगे, और है ना निषेकाकार भी हमेशा 16 ही रहेंगे, और प्लस 1 भी हमेशा 1 ही रहेगा, और बटा 2 हमेशा बटा 2 रहेगा। हम तो अभी फिर यही तो बताए ना ये मंजू 100 जी, वही तो हमेशा बार-बार 100 ही रहेंगे, है ना? 100 तो हमेशा 100 ही रहेंगे। हाँ, हम वही तो बार बार बता रहे हैं ना कि ये चीज हमेशा ही वैसे रह जाएगी, कुल द्रव्य हमेशा बदलता रहेगा। हाँ, तो मतलब अपन को सोचना ही नहीं है, ये मतलब फॉर्मूला याद नहीं करना, 100 ही याद कर ले अपन। अच्छा, वैसे कह रही क्या? वो हम अभी पूरा नहीं कह सकते आपको। आज हमको सुनने में आया कि निषेक का आयाम हमेशा 8 ही रहता है, लेकिन ये कितना सही है ये हम नहीं बता सकते। पर आज मैंने सुना है तब हम आप लोग को ये चीज बांट दिया। आप कहना ठीक कह रही हैं आप कि हमेशा 100 ही रहेगा, पर एक्चुअल में कहीं जाकर के कुछ बदलता है क्या तो नहीं कह सकता। ये पढ़ा हुआ तो कि आयाम एक जैसा ही रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बड़ी किताबों में उतना समझ में पकड़ में आता नहीं, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो वही चीज होना तो वही चाहिए कि 100 ही रहेगा, लेकिन अगर 100 रहता ना, अगर जो आप कहते हैं 100 वाली बात, तो ये चिंतन का विषय है कि आचार्य फिर उसको 100 कर देते, इतना झंझट क्यों कराए? आयाम गुना निषेकाहार प्लस आयाम प्लस 1 प्लस 2, ये हमको नहीं समझ में और आया। ये जब भी मेरे को ये भी नहीं समझ में आते, जब आयाम 8 है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करे तो निषेकाकार 16 हुआ, तो सीधा ही 16 क्यों नहीं बोले? हाँ, नहीं तो वही कह रहे हैं ना कि इस चीजों को यहाँ चूंकि निषेकाहार आपको एक ही जगह लग रहा ना काम, निषेकाहार बहुत जगह काम में आता है, लेकिन कहीं भी किताब में ऐसे 16 लिखा हुआ नहीं है। 2 गुना आयाम कहीं भी नहीं लिखे हैं आचार्य 16। इतना कर्मकांड में तो बहुत जगह ही है, कहीं पर किस रूप से थोड़ा बदल के आता है, थोड़ी सी गणित बदल जाती है। हमको लगता है इसलिए भी हो गया होगा, चय वगैरह निकालने की ना, जैसे जैसे जहाँ चेंज होता है गणित, वहां निकालने का फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है, तो इसलिए भी हो सकता लिख दिए हो, तो कह नहीं सकती मैं, लेकिन कैसे होगा? आयाम तो समय प्रबत की स्थिति बटा गुण हानि ना, और गुण हानि तो फिक्स है नहीं, तो आयाम कैसे फिक्स होगा? हाँ, क्या बोली? गुण हानि बटे आयाम का जो मतलब बताए हैं, समय प्रबत की स्थिति जो 48 है डिवाइडेड बाय गुण हानि, तो गुण हानि तो फिक्स है नहीं, तो आयाम कैसे फिक्स होगा? उल्टा कह दी तुम। स्थिति बटे आयाम इज इक्वल टू गुण हानि बदलती है और स्थिति बदलती है और आयाम नहीं बदलता है। तो स्थिति जितनी भी पड़ी उसको 8 से भाग दोगे तो नाना गुण हानि आ जाएगी। नाना गुण हानि फिक्स नहीं है, ठीक है ना, नाना गुण हानि फिक्स नहीं है बेटा। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? चय निकालना आया कि नहीं समझ में? ललिता जी 2 दिन तो हम खाली नाम ही याद कर रहे थे इनका, पढ़ के गुण हानि आयाम चय। आज हम लोग को ये बोल दिए थे कि आप लोग को नाम याद करना पड़ेगा इसका। नाम याद किए परिवार। आपने जो अभी बनाया ना वो उससे बहुत क्लियर हुआ है, जो अभी आपने आज दिया ना वो बना के फॉर्मूला और ये सब लिख के। नहीं समझ में आया तुमको? हाँ, मुझे आ गया। आया ना, आज आया, हमको भी थोड़ा आया है, पर एक बार और सुनेंगे तो आएगा थोड़ा। अब अपने लोग को क्या क्या पता हो गया? क्या नाम है, सो कुसुम जी बोलिए तो आप, अपने लोग को अभी तक क्या क्या चीज पता चल गई और क्या पता करना है? अनम्यूट कर लीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा।
सारी चीज बताइएगा शुरू से। हमें सबसे पहले अपने एक समय में जो बनने वाले कर्म परमाणु है उस द्रव्य की संख्या का पता चल गया। ठीक है। जैसे 6300 हमने कर्म एक बार में हमारे पास आए। अब उसकी स्थिति का पता चल गया कि उसकी स्थिति जो थी वो 48 समय की पड़ी। मतलब एक आवली के बाद में और आबादा काल को टालकर 48 समय की हमारी स्थिति पड़ी। अब वो स्थिति जो पड़ी उसका गुण हानि आयाम का आपको पता चल। हाँ, ये एक मिनट, थोड़ा सा फिर दिमाग में आप लोग को वैसे ही रह जाएगा, इसलिए ठीक कर दूं। 48 मिनट की अबाधा टाल की स्थिति है, इसमें निषेक रचना हो रही है ना। निषेक रचना किसमें होती है? अबाधा के बाद। जैसे 2020 कोड़ा कोड़ी का कर्म बनता है तो 2000 सागर के बाद, 2000 वर्ष के बाद निषेक रचना होती कब है? एक आवली के बाद। दो चीज है इसमें, समझिए, ये चीज भी आज समझा बढ़िया से। जैसे कोई कर्म अभी तुरंत मैंने कोई 15 कोड़ा कोड़ी सागर का साता वेदनी अभी मेरे बंध रहा है, ठीक है, अभी बंधा। एक आवली उसमें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वैसे का वैसे बस हमने बांधा और मतलब विश्राम, एक आवली विश्राम। एक आवली तक कुछ नहीं होगा, मतलब एक आवली विश्राम एकदम कर्मों का। हाँ, बस हर समय बंद रहे, हर समय के कर्म एक आवली तक उसमें कुछ भी नहीं होता। उत्कर्षण, अपकर्षण, निषेक रचना कुछ भी नहीं होता। हमने बांधे वो एक आवली तक, समझे वैसे के। एक आवली के बाद उसमें निषेक रचना होती है, तो वो निषेक रचना वहां से नहीं होती है। जैसे हमने 20 कोड़ा कोड़ी सागर का जो कर्म बांधा तो 2000 वर्ष के बाद उसकी निषेक रचना होती है। अच्छा, निषेक रचना अभी हो रही है एक आवली के बाद। इस चीज को समझिएगा, दोनों अंतर समझिएगा आप लोग। हम अभी जो मैंने कर्म बांधा एक आवली तक उसमें कुछ नहीं हुआ, एक आवली के बाद उसमें निषेक रचना होगी। लेकिन कहाँ से? 20 कोड़ा कोड़ी का अगर कर्म बांधे हैं तो 2000 वर्ष के सागर के बाद ये जो हमने निषेक रचना भी की, 3200, 1600, 800, 400, 200, 100, 512, 4, ये जो रचना हुई वो कब होगी? 2000 वर्ष के बाद शुरू होगी। कहाँ तक होगी? 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक। समझ रहे हैं चीज को? समझ में आई? जो शुरू होगी वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक होगी। यही कारण है कि जब हम अपकर्षण करते हैं किसी चीज को, उद्वेलना अपकर्षण करते हैं, उद्वेलना में तो प्रकृति नष्ट हो जाती है, तो अपकर्षण करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि 20 कोड़ा कोड़ी का सागर का कर्म हम अपकर्षण करते 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 और 10 कोड़ा कोड़ी में खत्म कर दिए, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, वो आखिरी जो निषेक है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर में ही जाएगा। जिस तरह से हम ऋण से ऋण जब ही होंगे जब बैंक की आखिरी किस्त चुकाएंगे तब। तो आखिरी जो कर्म है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का लास्ट समय में उदय में आकर के खत्म होगा, तब वो 20 कोड़ा कोड़ी वाली स्थिति खत्म होगी। तो निषेक रचना कहाँ से हुई? 2000 वर्ष के बाद हुई। कब? एक आवली के बाद। हाँ, ललिता जी, आपका कहने का मतलब है कि एक आवली के बाद एक मैप बन जाएगा। निषेक रचने का एक मैप बन जाएगा, पर वो मैप पड़ा रहेगा। 2000 बाद में उस मैप में से वो झड़ना शुरू होगा। उसमें से इस तरह से खिलना चालू होगा। जिस 2000 साल के बाद, 2000 वर्ष के बाद में जो हम लोग अभी टेबल पढ़ रहे हैं वो पुच्छाकार खिलना चालू होगा। 2000 वर्ष के बाद में जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का जो कर्म बांधा हमने, पहले समय में जितने परमाणु हमने बांधे हैं उस परमाणु में से सबसे ज्यादा परमाणु 2000 वर्ष के बाद पहले समय में उदय में आएगा। ठीक, इसको ऐसे नहीं मतलब ये 2000 वर्ष है, ये आबादा काल हुई ना? हाँ, आबादा काल हुई। आबादा काल। तो यहाँ भी जो कर्म बंधा है वो 52 समय का है। 4 समय आबादा काल में खत्म हो गया। ठीक, समझ में आया, बहुत अच्छी तरह। निषेक रचना तो दूसरे समय में हो गई, लेकिन उदय कब आया? 4 समय आबादा काल खत्म हुआ था। हाँ, तो ये ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि निषेक रचना तो एक आवली के बाद हुई, उदय में आया आबादा काल के बाद। तो ये तो मीनिंग है। हाँ, यही समझ ले। एक आवली के बाद हुई, उदय में आया आबादा काल के बाद। सब कोई समझे इस बात को कि नहीं? सबके समझ में अच्छी तरह समझ में आया। एकदम समझ लीजिए, क्योंकि ये सब चीज ऐसी है। अभी तो लगे हुए हैं तो समझा देंगे, अब कल जाएगा तो कल जाएगा, फिर नहीं होता। समझ में आया।
ठीक। तो उसके बाद में हम बताएं आगे ललिता जी। चालू समझ में आ रहा है? भाई जी एक क्वेश्चन है, आबादा काल फिक्स है क्या 2000 वर्ष? हाँ नहीं आप बोले आबादा काल वो फिक्स है क्या? आबादा काल कर्मों की फिक्स होती, जैसे 20 कोड़ा कोड़ी का कोई कर्म बंधा तो 2000 वर्ष फिक्स है, 70 कोड़ा कोड़ी का बंधा तो 7000 फिक्स है ना, 30 कोड़ा कोड़ी का बंधा तो 3000 वर्ष फिक्स है। वो कर्म की स्थिति के हिसाब से फिक्स है ना, ऐसे नहीं फिक्स है। कर्म की स्थिति जितनी तुमने बांधी उस हिसाब से फिक्स है। तो फिर अगर 70 कोड़ा कोड़ी का अगर बांधा काउली के बाद ये निषेक रचना मतलब कि उदय में आना शुरू होती है क्या? जितना भी मान लो नहीं वही तो बताए भाभी, ये चीज समझिए। वो सब बोलने लगते हैं ना तो फिर वो समझ में नहीं आता। एकदम कोई चुप रहिए, और इसीलिए कोई प्रश्न पूछता तो कोई दूसरा उत्तर भी मत दीजिए, खूब बढ़िया से समझिए। तो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं अभी 20 कोड़ा कोड़ी सागर का असाता वेदनीय बांधी, एक आवली तक वो बस मैंने बांध लिया, काम खत्म। एक आवली तक उसमें कुछ भी नहीं होना, वो वैसे का वैसा बंधा हुआ पड़ा है। एक आवली के बाद में वो उसमें निषेक रचना हो जाएगी कि कब कितना उदय में आना है, शुरू वाले समय में कितना आना है। जैसे अभी हम इस टेबल में देख रहे हैं तो इस तरह की रचना हो जाएगी। जो हम टेबल देख रहे हैं ये टेबल उसी की है, ये निषेक रचना इस तरह से हो जाएगी। लेकिन उदय में कब आएगा? निषेक रचना हो गई, अगली दूसरी आवली में सारी निषेक रचना हो गई। उदय में कब आएगा? 20 कोड़ा कोड़ी का बांधे हैं तो 2000 के बाद वो निषेक सब उदय में आएंगे। वो समझ में आ ही रहा था, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। अब हो क्या रहा है, जैसे अब भी हम लोग सब कोई बैठे हैं तो हम लोग के प्रति समय बंध रहा है, अब प्रति समय निषेक रचना हो रही है। जैसे मैंने क्लास चालू करी 6:45 में, 6:45 में कर्म बांधे, वो क्या हुआ 6:46 में निषेक रचना हो गई। 6:46 में जो कर्म बंधा वो 6:45 में निषेक रचना, सॉरी उल्टा बोल गई, 6:45 में जो कर्म बंधा वो ठीक है ना, 6:46 में 6:46 ही होगा, 6:46 में उसकी निषेक रचना हो गई। 6:46 में जो कर्म बंधा उसका 6:47 में निषेक रचना हो गई। एक समय तक कुछ नहीं हुआ, एक आवली तक कुछ नहीं होता, यहाँ समझाने के लिए हम एक समय बोल रहे हैं। तो एक समय तक कुछ नहीं हुआ और फिर उसमें निषेक कब कैसे उदय में आएंगे, कितने उदय में आएंगे, ये कर्म बांधने के एक आवली के बाद फिक्स हो जाता है, एकदम फिक्स, गोंद से चिपकाए हुए जैसे। एक आवली के बाद फिक्स हो जाता है। एक आवली का जैसे आप उदाहरण में आपने वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर के साथ में 200 साल और का उदाहरण एग्जांपल दिया कि उदय में फिर वो जैसे न उसकी, जैसे अभी हमने बांधा, प्रत्येक समय हम बांध रहे हैं, प्रत्येक समय में उस समय में कुछ नहीं हो रहा, दूसरे समय में निषेक रचना हो गई। दूसरे समय में बांधे उस समय कुछ नहीं हुआ उसका, तीसरे समय में निषेक रचना हो गई। तो प्रति समय हम कर्म बांध रहे हैं और प्रति समय निषेक रचना हो रही है एक एक कावली के बाद में। लेकिन उदय में कब आएगी? उसकी स्थिति के अनुसार जो आबाधा काल पड़ा है वो निषेक रचना भी हो गई कि 2000 वर्ष के बाद में कौन सा निषेक उदय में आएगा, कितना आएगा, ये लाइन बन गई एकदम खूब सजा करके। आप हम फूलों को नहीं सजा सकते, मोतियों की माला नहीं बना सकते ऐसी जैसी ये कर्मों की माला बन जाती है, एकदम बिल्कुल मोतियों की माला जैसे सज जाते हैं सारे निषेक, और प्रति समय सज रहे हैं। देखिए अपने आप कितना बड़ा कार्य हो रहा है, और प्रति समय हो रहा, क्योंकि प्रति समय कर्म बांधते हैं। प्रति समय वाले कर्म एक आवली में निषेक रचना होती नहीं है, एक आवली के बाद हो जाती है। उदय में कब आएंगे? 2000 वर्ष के बाद। और बोलिए उसके मोतियों के जैसी माला अब भी बन गई कि कौन सा मोती पहले हमारे हाथ में आएगा, कौन सा मोती बाद में आएगा। कंप्यूटर फेल है। हाँ, ये सारे निषेक सज गए, एकदम सज गए, बिल्कुल एक एक डब्बा बन गया उनका कि समय आएगा तो ये डब्बा पहले होगा, ये डब्बा उसके बाद होगा, ये डब्बा उसके बाद होगा। फिर अब कर्षण संक्रमण का क्या होता है भाई? अब कर्षण संक्रमण में थोड़ा थोड़ा द्रव्य सब में से आ जाता है। ऐसा नहीं होता है कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बांधा हुआ हमारा 10 कोड़ा कोड़ी में खत्म हो जाए, ये कभी भी नहीं होता है। ये लोग बहुत देख के मतलब पक्षपाती के हिसाब से नहीं होता है कि ये पहले होना हो, एकदम बराबर नियम से जैसा सब अपने आप हो जाता है एकदम, मतलब कुछ करने की कहाँ होता है। फिर अगर ऐसे नहीं हो तो कोई मोक्ष ही नहीं जाए, अगर ऐसा ही है तो फिर मोक्ष कैसे बनेगा?
तो वहां पर स्थिति कांडक घात इसीलिए होता है अपूर्वकरण में। उसमें होता है कि ऊपर की, जैसे हमने समझाया था ना अपूर्वकरण में, कि कोई दीवार है, ईंट की दीवार है, उसमें से एक एक ईंट ऊपर से हटती जा रही है, तो वो अपूर्वकरण में स्थिति कांडक घात होता है, वहां स्थिति कम होती है। हम लोगों को जो संक्रमण और अपकर्षण होता है उसमें स्थिति कम नहीं होती है, उसके कुछ परमाणु उदय में आ जाते हैं पहले। सब बात समझ में आ रही है? एक तो हुआ कि ऐसे दीवार पर दीवार, ईंट पर ईंट है, ईंट पर ईंट है, तो इस चारों ईंट में से थोड़ा सा सीमेंट इसमें से लिए, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा सा सीमेंट इस ईंट में से लिए, थोड़ा सा इसमें 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 से लिए, यहाँ खिरा दिए। ये हुआ अपकर्षण। लेकिन मोक्ष जो जा रहा है उसको क्या हो रहा है? वो तो कभी मोक्ष नहीं जा पाएगा। उसका क्या होता है? वो एक एक ईंट ऐसे एक एक ईंट खरोचते जाता है अपने परिणामों से, एक एक ईंट उसकी हटती जाती है, तो उसकी स्थिति कांडक घात होके स्थिति थोड़ी सी बचती है, जो 12वें गुणस्थान में खत्म हो जाती है, तब उसको केवल ज्ञान होता है। ये और जो खिरते हैं वो उस हिसाब से बनते भी तो है ना, जब तक कांडाघात नहीं होता है तब तक, या फिर करण में नहीं बनने वाली तो वहां पर बहुत सारी चीज होती है, लेकिन कहते हैं कि दोनों में ये सब प्रश्न आता मन में कि जब हो ही नहीं सकता है तो मोक्ष कैसे जाएगा? लेकिन जहाँ मोक्ष जाता है वहां पर स्थिति कांडक घात होती है, यानी समूह रूप में स्थिति खत्म होती जाती है, हमारी स्थिति खत्म, उनका ब्लॉक खाली होता जाता है। ऐसे ब्लॉक बने हुए थे कर्मों के, स्थिति के ब्लॉक बने थे, उनकी एक एक ब्लॉक खाली हो गया, ऐसे निकल गया एक एक ब्लॉक। हमारा एक एक ब्लॉक नहीं निकलता, हमारे तो सारे ब्लॉक में से जब हम अपकर्षण करते हैं तो थोड़ा सा 10 परमाणु इसमें से, 10 इसमें से, 10 इसमें से, 10 इसमें से आके 40 परमाणु खिर गए। क्या फर्क पड़ा? स्थिति तो हमारी उतनी की उतनी रहेगी, परमाणु थोड़े से खिर गए, उससे क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ता है स्थिति कम होने से। एक बात सुनिए जरा, जैसे मानो हमने कर्म बांधे अपने, उसके बाद में जो है मतलब हमने पाप कर्म किया, या हमें गुस्सा आया, हमने बंधे, हमें 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद मतलब प्रायश्चित हमने करने की कोशिश करी, मैं पश्चाताप हुआ, हम बड़े ग्लानि से भर के हुए, हमें लगा हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, चलो हम इतना जाप करते हैं, वो करते हैं, तो वो कहते हैं जो कर्म में मंद पड़ जाते हैं, जब वो एक आंवली के बाद में ही बंध गए, निश्चय रचना हो गई, तो कर्म मंद कैसे पड़े? कर्म मंद कैसे पड़े? वो कर्म देखिए, वही कर्म मंद तो वो तो और दूसरी चीज, वो तो अनुभाग हो गई, फिर वो अनुभाग हो गया। स्थिति आपकी जो पड़ी वो पड़ गई, वो स्थिति जो पड़ी सो पड़ गई। अब आपने प्रायश्चित ले लिया, कुछ भी करा, बहुत बात, तो जिस समय उसका थोड़ा बहुत अनुभाग आकर के खत्म हो जाता, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा अनुभाग में भी होता है, अनुभाग कांडक घात नहीं होता है। जो 9वें गुणस्थान में, 8वें गुणस्थान में स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात हो रहा है, वो नहीं होता। वो थोड़ा थोड़ा अनुभाग भी आके, आपके परिणाम अच्छे हुए तो खराब परमाणु में से थोड़े थोड़े परमाणु आकर के उनमें से अनुभाग शक्ति कम हो गई, बस उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि निश्चय तो हो चुकी है। हाँ, तो पूरा ब्लॉक नहीं खाली होता कि ऐसे पूरा उसमें से निकल गया और ये खाना खाली हो गया, ऐसा नहीं होता हम लोग के। ये 9वें गुणस्थान, 8वें गुणस्थान में होता है, वहां पर एक एक ब्लॉक खाली होता जाता है। आंटी अब एंड करते हैं। हाँ करो, ये तो मैं तो आज तो और कुछ ये सब भी सोची थी कि कैसे 48 इतना भर गया, कैसे खाली होगा ये सब? स्थिति कहाँ से जाएगी? इतनी स्थिति बनी पड़ी है ये तो, और आगे से आगे बढ़ता ही जा रहा है। हाँ तो बढ़ता ही जा रहा है। प्रेम से घर में रहेंगे, एसी में सोएंगे, 5-5, 10-10 हजार की साड़ियां लपेटेंगे, मेकअप करेंगे, पाउडर लगाएंगे, साबुन लगाएंगे, खूब पानी ढोलेंगे, गीजर चलाएंगे, खूब मन माना खाएंगे, और फिर कहते स्थिति कम कैसे होगी? इसीलिए ना ये सब बुरा मत मानिएगा। जो हम लोग समय सार सुनने लगते हैं ना, तो हम लोग के मन में यही हो जाता है। सुनिए प्रणम्य सागर जी का प्रवचन सुनिए, आज भी वो इस बात को बोले हैं। ये जो गृहस्थ लोग, हम लोग जो समय सार सुनते हैं, ये जो मंजू जी बोली है ना, वही बात आने लगती। किस तरह से होगा? बनिए माता जी, बनिए मुनि महाराज बनिए। क्यों ऐसी भावना क्यों आई? जो कि समय सार पढ़ के आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो कुछ करती नहीं है, आत्मा तो खाती नहीं, आत्मा तो पीती नहीं है। सुनिए प्रणम्य सागर जी का 2-3 दिन का प्रवचन सुनिए, आंख का कीड़ा झड़ जाएगा। कि लोग कर्म कांड जीव कांड पढ़ते नहीं है, गृहस्थ लोग पहले समय सार पढ़ लेते हैं। समय सार पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि समय सार कहता है आत्मा तो कुछ खाती नहीं है, खाते रहो भक्ष खाते रहो, आत्मा तो कुछ खाती नहीं है, ये तो शरीर खा रहा है। क्योंकि उसके रहस्य को, गूढ़ रहस्य को हम लोग समझ नहीं पाते। तो बहुत गूढ़ रहस्य की चीज है समय सार।
छोटी मोटी चीज नहीं है समय सार। जो कोरी आत्मा का कथन कर रही है वो बहुत ऊंचा ग्रंथ है। उसकी भूमिका होती है सुनने की और पढ़ने की, उसकी भूमिका नहीं है हम तो उस समय आंटी बिल्कुल ही हम लोग की भूमिका नहीं। हम लोग कितना आनंद ले लेके सुनते वो सब उस समय तो ऐसे लगता है सब चिदानंद हो गए हैं। समय सार में जितने लोग बैठे हैं सब चिदानंद हो गए हैं। चिदानंद होने के पहले कर्म तो खिपाइए। ललिता जी एंड करते हैं। हनी 2-3 हाँ। बार बोल ली, उसको लेट हो रही है आई थिंक। एंड करते हैं आज। जिनवाणी स्तुति करिए। करिए करिए, जिसको करना करिए। मैं तो बहुत बोली हूँ आज। नहीं लली हनी को आंटी आज तो आप बहुत ही बोले हैं, आज तो बहुत बोले हैं। और उसमें पूरा नहीं हुआ ना। ललिता जी आज अच्छे से समझ में भी आया। सब कोई कम बोले ना, इसलिए आप बोले तो आज बहुत अच्छे से समझ में आया ललिता जी, बहुत ही अच्छे से समझाया। हम लोग को तो टेंशन होता है कि क्या जवाब देंगे। नहीं जवाब इन चीजों में इसलिए आप लोग से पूछना चाहते हैं ना कि मैं तो बोल ली, टेप रिकॉर्डर चालू हुआ जैसे बोल ली। अब आप लोग को समझ में आया कि नहीं? जैसे अब कुसुम जी बोली ना बीच में कि भाई थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, नए नए शब्द हैं, तो मेरे को समझ में आया ना कि भाई हमको ऐसे करना चाहिए। क्योंकि नहीं समझ में आया तो मेरा तो बोलना बेकार हो जाता है ना, एकदम बेकार हो जाता है। और नहीं समझ में आया भाई भले 4 दिन और चलेगी, व्याख्या चलेगी, कोई मेरे को कोई हड़बड़ नहीं है। आप लोग को हड़बड़ हो तो मैं नहीं जानती। नहीं बहुत अच्छे से समझना है हम लोगों को, ये बहुत अच्छे से समझना है। मेरे को कोई भी हड़बड़ नहीं है, कहीं की भी दीदी कोई आप हड़बड़ रोज नहीं है। बोलती है ना कि हम लोगों ने विराट सागर जी से पढ़ा था, पर वो है ना ब्लैक बोर्ड पर क्या समझाते थे हमको एक शब्द भी नहीं समझ में आता था। हम पढ़े बैठ जाते थे लेकिन समझ में नहीं आया। आज आया है थोड़ा सा। हमको गुनानी बिल्कुल समझ में नहीं आया था। अच्छा जितना आ रहा ठीक, बहुत अच्छे से आ रहा। कई चीजें बहुत खुलासा हो गई, कई चीजें आ जाएगी। अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। हाँ करिए ना। यदर्थ मात्रा। अब बेचारी हनी बार बार बोल रही है, मुझे तो उसका टेंशन हो जाता है फिर। भाग जाएगी वो। नहीं उसकी ऑफिस का भी फिर वो लेट होता है ना, फोन रुका रहता है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यम मया प्रमादात् किंचिनोक्तम तन्मे झटित्वा विदधाति सरस्वती केवल बोधिलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिन्तित्वा वस्तुधाने त्वामन्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुहों धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जो दिन रैन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत नित गुरु से ओ निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जबली जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमो।